अगर आप अच्छे नेटवर्क्स बना लेते हैं तो नेटवर्क्स बनाने के बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। ये सबसे बड़ा कैच था मेरा मीडिया में कि हाउ नेटवर्किंग एंड नोइंग द राइट पीपल वर्क्स फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें ये भी करना पड़ेगा लोगों के, भाई एजुकेशन सिस्टम चाहिए, इन्वेस्टर को भी एजुकेट करना पड़ेगा। तो जो मेजर इशू है ना वो सोफिस्टिकेटेड, लैक ऑफ सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स जो ना टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ना वो स्टार्टअप्स में करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ आपके पास एक आपकी एज में लेके 20 साल या 18 साल पे, और मैं बोलता हूँ यार ये इंक्यूबेशंस भी आ चुके हैं, तो कौन सी इंडस्ट्री में आप इनोवेशन लाने की कोशिश करेंगे? तो आप इमेजिन करें कि 15 साल का या 16 साल का, अक्सर हम कहते हैं कि भाई अमेरिका में तो बड़ा होशियार हो गया है। इसकी वजह ये होती है कि वो 2-3 साल अपनी यूनिवर्सिटी में आने से पहले भी वो बेइंतहा पब्लिक डीलिंग कर चुका होता है। बहुत पते की बात की आपने, लेकिन बड़ी जल्दी से कर दी। तो बहुत सारी इनोवेशन हो गई हैं और वो फेल्ड भी हो गई हैं। आप उसको लेकिन रिसर्च कर लें पहले एक दफा। हमने देखा है इतनी बड़ी खबर जो बनी है डीप सीक की वर्सेस चैट जीपीटी, कितना उसने चेंज कर दिया इवन कॉस्ट वाइज भी। तो पाकिस्तान को इस तरह भी सोचना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सैयद अजवर हुसैन हैं, NIC इंक्यूबेटर के डायरेक्टर हैं। ठीक है, क्यों बुलाया मैंने? क्योंकि हमने देखा आजकल स्टार्टअप का दौर चल रहा है। ठीक है, और मेरी जो पॉडकास्ट होती है वो होती है स्किल्ड बेस है। मैं नए नए स्किल्ड लाता हूँ ताकि आप लोग नया नया कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि स्किल्ड के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इंक्यूबेशन में मैं इनको लाया कि इंक्यूबेशन में जाके हमें मिलेगा क्या, और इंक्यूबेशन में जो स्टार्टअप है वो बेसिकली क्या इनोवेट कर रहे हैं। इनसे मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आज सवाल पूछा है जो सबका लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एज हम इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर अगर जब हम पे इन्वेस्टमेंट करता है तो जब वो इन्वेस्टमेंट करता है क्या हम उसमें से सैलरी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये मैंने रिसर्च किया था तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोगों का सवाल ही यही था कि अगर मैं एक स्टार्टअप बना रहा हूँ तो मैं उस पर से सैलरी निकाल सकता नहीं निकाल सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं इनसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्या क्या जर्नी होगी, कैसे जाना चाहिए, NIC पे अप्लाई कैसे करेंगे, एग्जैक्टली इंक्यूबेशन कर क्या रहा है, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन ऑफ ये जो NIC का इंक्यूबेशन है और जो आउटसाइड जो यूनिवर्सिटी से आउटसाइड इंक्यूबेशन है वो क्या कर रहे हैं, इनका डिफरेंशिएट भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चले आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम असफर भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी कोशिश से हम लोग आज फाइनली बैठ ही गए थे। नहीं, बहुत शुक्रिया है आपका इनवाइट करने का। ज़बरदस्त आपकी जगह है और थैंक यू। ज़बरदस्त हिस्ट्री ऑफ इंटरेक्टिंग विद बेस्ट पीपल अराउंड। जो मेरा आपको बुलाने का मकसद था वो यही था कि हम NIC व्हाट एग्जैक्टली, क्योंकि नाम सुना है, लोग देखते हैं NAD के अंदर है और डिफरेंट लोकेशंस पे भी अब तो आ गया है। पहले तो मैं चाहता हूँ अपनी थोड़ी जर्नी कि आपकी कैसी जर्नी रही कि NIC के आप माशाल्लाह से पूरा हेड कर रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं, कहाँ से शुरू किया और यहाँ कहाँ तक पहुँचे और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पहुँचने के बाद, और व्हाट एग्जैक्टली इन द फ्यूचर। पर थोड़ा बहुत हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। अभी जर्नी में जानना चाहता हूँ कि आपकी करंट जर्नी क्या है। सही है, तो करंट जर्नी को तो मैं NIC से जोड़ूंगा। ठीक है, NIC कराची को मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। तो NIC 8 है इस वक्त और हर पाकिस्तान के अब मेजर सिटी में है। 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स में, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, और फेडरल कैपिटल में है इस्लामाबाद में। इसके अलावा Tier 2 सिटीज़ में भी है, रावलपिंडी, हैदराबाद और फैसलाबाद में। अपकमिंग इंशाल्लाह 9th NIC होने वाला है सियालकोट में माशाल्लाह से। तो इसके अलावा 2 से 3 हम अब आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे वर्टिकल स्पेसिफिक। जब मैं वर्टिकल स्पेसिफिक कह रहा हूँ तो वो NIC की ही तर्ज के इंक्यूबेशन सेंटर्स बनेंगे गेमिंग एंड एनिमेशन में। और इसके अलावा एक अनाउंसमेंट है, लेकिन वो अभी बाद में होगी कि हम किस तरह वुमेन लेड भी इंक्यूबेशन सेंटर्स बना सकते हैं। स्पेस मतलब पर्दे के हिसाब से उसको इनोवेटिव सिर्फ फीमेल के अलग से बनाना चाहिए। फीमेल्स का बेसिकली बिजनेसेस, क्योंकि अभी इंक्यूबेशन से तो होती हैं, फीमेल हैं, बिल्कुल हैं। बल्कि मैं अच्छा है ये सवाल आया। ख़वातीन जो हैं वो मैंडेटरी है NIC कराची के लिए कि कम से कम 25% जो आपके फाउंडर्स हैं या जो बिज़नेस कर रहे हैं वो ख़वातीन हो। तो ख़वातीन तो ऑलरेडी हिस्सा हैं और माशाल्लाह अच्छा रेशो है। आपको ताज्जुब होगा कि सारे NICs में सबसे ज़्यादा हेल्दी रेशो जो है वो पेशावर का है ख़वातीन। माशाल्लाह। तो ये कराची बोल रहे हैं? नहीं, कराची नहीं है। जो फैक्ट्स पे मबनी बात है वो बतानी चाहिए। पेशावर है, पेशावर का हाई 30s में, कराची का भी अच्छा है, लेकिन ज़ाहिर है हम 25% को बेहतरीन तो नहीं कह सकते। 50% अगर ऐसी इन्वायरमेंट बनेगी जिसमें मर्द और ख़वातीन और मर्द एक साथ ही एक ही लेवल पे बिजनेस कर रहे हो तो बेहतरीन हो। NIC जो है वो लोगों को जानना ज़रूरी है कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं। ये यहाँ गवर्नमेंट जो है
वो प्राइवेट सेक्टर को बुलाती है थ्रू RFP। एक एड लगता है जिसकी प्रपोजल्स मांगे जाते हैं, उससे फिर मुख्तलिफ कंपनीज वो RFP में क्वालिफाई जो करती है, जो जीत जाती है वो प्रपोजल उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है। हर NIC की एक मुख्तलिफ मैनेजमेंट है, हर NIC एक मुख्तलिफ ये ऐसा सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर नहीं है कि मैं अगर NIC कराची है तो शायद लोगों के जहन में हो यार NIC इस्लामाबाद को ये रिपोर्ट कर रहा होगा। नहीं, NIC हैदराबाद भी हमें रिपोर्ट नहीं कर रहा, वो सब इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि NIC कराची, NIC पेशावर और NIC हैदराबाद वो एक ही ग्रुप, एक ही कंसोर्शियम चला रहा है जिसका नाम LMKT है। LMKT ये तीनों को मैनेज करता है। इसी तरह रावलपिंडी का और लाहौर का नेटसोल जो एक मशहूर कंपनी है, टेक कंपनी, वो चला रही है ये। लेकिन ये सब इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट बिड्स के थ्रू हुआ। तो जब हम कहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है तो इसके गोल्स थोड़े से मुख्तलिफ हैं, ये समझना लोगों के लिए ज़रूरी है। हम कोई NGO नहीं है, लेकिन हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न ऑन सोशल कैपिटल है। यानी आप जब एक ऐसी इंक्यूबेशन की जगह बनाएं या एक ऐसी इंक्यूबेटर, अक्सर लोगों को मसला होता है यार इंक्यूबेशन ये ज़रा मुश्किल लफ्ज़ है, तो इसके लिए आसानी ये होती है कि आप इसको इस तरह समझें कि इंक्यूबेटर्स या इंक्यूबेशन सेंटर वो जगह है। वैसे तो ये अस्पताल में भी इंक्यूबेटर होता है, बच्चा पैदा होता है उसकी नशोनुमा के लिए इंक्यूबेटर बनता है, पोल्ट्री फार्म में इंक्यूबेटर होता है। इसी तरह ये इंक्यूबेटर जो है बेसिकली अर्ली बिजनेसेस के लिए, जो बिजनेस अपने सेटअप कर रहे हैं उनकी सपोर्ट के लिए होता है बिजनेस इंक्यूबेटर या टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर। इस इंक्यूबेटर की जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो ये है कि आपके पास ऐसी जगह होनी चाहिए कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करें तो उसमें आपके पास ऑफिस स्पेस 3 से 4 अफराद की, जो आप जैसे शुरू करते हैं कारोबार, मेंटरिंग बहुत ज़रूरी है कि भाई मैं ई-कॉमर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं एक फिनटेक की चीज़ बना रहा हूँ, तो मुझे गाइडेंस ज़रूरत है। तो गाइडेंस होती है, एक पूरा करिकुलम होता है। फिर हमने कहा कि यार हमें टेक्सटाइल का जानना है, तो हमने तहसीन साहब को बुलाया कि यार ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, तो वो एक सब्जेक्ट लेवल पे भी मेंटरिंग होती है। तो मेंटरिंग, करिकुलम, गाइडेंस, ऑफिस स्पेस, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स में एक्सपोजर, और इवेंचुअली जो अब मॉडल थोड़ा सा और बढ़ा है आगे फॉर NIC लाहौर एंड कराची, और दूसरे NICs में अभी नहीं आया, कि वो इंक्यूबेशन के बाद एक्सेलरेशन भी होती है। एक्सेलरेशन और इंक्यूबेशन में 2 फ़र्क हैं। एक मेजर फ़र्क ये है कि इंक्यूबेशन के बाद स्टार्टअप्स को जो एक्सेलरेशन प्रोग्राम में क्वालिफाई करते हैं उनको एक 5 मिलियन रुपीस की ग्रांट मिलती है, तो उनको ग्रांट से उनकी और रनवे और साइकिल बढ़ जाता है। और दूसरा ये कि ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो हम इस वक्त NIC कराची ऑर्बिट स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहा है। एक्सेलरेशन प्रोग्राम जो बहुत ही एक्टिव है हमारे पाकिस्तानी स्टार्टअप इकोसिस्टम में। 22 स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उन्होंने। उनका इन्वेस्टमेंट साइड $1 से $1.5 लाख होता है और एक बड़ी अच्छी कंपनी है। सो ये अगर मैं इसको जिस्ट में कहूँ, ब्रीफ समराइज़ करूँ, तो इंक्यूबेशन सेंटर्स या NIC जनरली ऐसे कम्युनिटी स्पेसेस हैं, ऐसे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट ने फंड किए हैं प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक के साथ, ताकि जो अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको जो डिफरेंट दिक्कत हो रही है, हैंड होल्डिंग की दुश्वारी हो रही है बिज़नेस सेटअप करने में, उनके पास वो रास्ता मिले कि वो अपना बिजनेस इजीली ऑपरेट करें। एक तो उनको 2-3 फ़ायदे होगा ना, एक तो मेंटरशिप भी मिल रही है, फिर लोकेशन भी मिल रही है कि वहाँ बैठ के वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर, अच्छी इन्वायरमेंट में बैठ के काम सकते हैं, प्लस उसको फिर एक्सेलरेशन आपने प्रोग्राम दे दिया तो, और उसको फिर इवेंट में आप लेके जाते हैं। मैंने देखा है कि उसको तो 3-4 चीज़ें उनको एक ही जगह पे मिल रही हैं, पर आइडिया अच्छा होना चाहिए उनके पास। आइडिया अच्छा होना चाहिए पूरा। एक अगर आप देखें, जाहिर है, और देखें मैं इस पर दोनों बातें करूँ, ना तो हमारी बैंडविड्थ हो सकती है कि हम कराची जैसे बड़े शहर या किसी भी शहर, सारे के सारे शहर को एक नहीं 100 NICs भी बनेंगे तो भी पूरा जो नीड है वो ख़त्म नहीं हो सकती। एक हमारी बैंडविड्थ भी है, दूसरा एक प्रोसेस है जिसमें जाहिर है 600 एप्लीकेशंस अगर आ रही हैं, आपने 20 लेनी है। हम साल के सिर्फ 50 हमारा वैसे टारगेट है, लेकिन हम 70 के करीब करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं स्टार्टअप्स को। 70 स्टार्टअप्स हैं, एप्लीकेशन 1000 से भी ऊपर आई हुई हैं।
साल में 2 दफ़ा हम एप्लीकेशंस लेते हैं, एक दफ़ा में 500-600 एप्लीकेशंस अगर आ रही हैं तो 1000 से ऊपर साल में आ रही हैं। आपने लेने 60-70 लोग, जगह ना होने की वजह से, जगह भी है, कैपेसिटी भी है, जाहिर है टीम कोई बहुत बड़ी 15 अफराद की टीम है, उनको जाहिर है ये कॉलेज में एडमिशन की तरह ही है कि हर कोई ख्वाहिशमंद होता है कि बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाए, तो हज़ारों में से चंद 100 का दाखला होता है। ये वही वाला प्रोसेस है। हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमम आउटपुट करें, उसका एक तरीका ये भी होता है कि हम बहुत सारे इवेंट्स हमारे पब्लिक होते हैं, तो अगर आप वॉक इन करके जाते हैं NIC कराची, जो NED यूनिवर्सिटी एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में ही है, तो आप जब वॉक इन करके जाएंगे तो हमारे कुछ सेशंस जो प्रोग्राम्ड होते हैं वो ओपन आप आके बैठ सकते हैं। तो उसमें कोई आपसे उस लर्निंग के दौरान ये नहीं पूछ रहा होता कि आप इंक्यूबेटेड हैं या नहीं है। हाँ, जो ख़ास कोचिंग हो रही है या जो 1-to-1s हो रहे हैं वो जाहिर है प्लान्ड, एक शेड्यूल्ड सिर्फ स्टार्टअप के साथ होते हैं। सेशंस हमारे ज़्यादातर पब्लिक होते हैं। और NIC का इस दफ़ा ये भी एक चेंज ये भी हुआ है कि हमारे 3 फोकस वर्टिकल्स हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी। तो ये बड़ा ही एक ख़ास टॉपिक्स हैं जिसमें एक्सपर्ट्स आके मेंटरिंग करते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक ओपन शेयर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप नॉलेज शेयर है, और एक अच्छी काविश है गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास तौर पे कहना चाहिए। और ज़ाहिर है उसमें जो प्राइवेट सेक्टर पे प्लेयर्स LMKT, YBG या हमारे साथ है, क्योंकि YBG लीड कर रहा है, यूनिस ब्रदर ग्रुप एक बड़ा नाम है। तो ये एक ऐसी चीज़ हो रही है कि जिसको आहिस्ता आहिस्ता शेप कर रही है एंटरप्रेन्योर्स को। और एक चीज़ जो बड़ा तल्ख बात है वो ये है कि अक्सर लोग कहते हैं यार इन्वेस्टमेंट्स का क्या होता है। इन्वेस्टमेंट्स दुनिया भर में, दुनिया की सबसे बड़ी जो मिसाल दी जाती है सिलिकॉन वैली, उसमें भी अगर आप किसी सक्सेसफुल ऐसे स्टार्टअप जिसको बहुत इन्वेस्टमेंट मिली हो, रेवेन्यू हो, तो मुझे आपने कितने इन्वेस्टर्स को कांटेक्ट किया, तो वो पता नहीं कितने रेशो क्या आएगा, 100, 150, 1000, उसमें से 6 मीटिंग्स हुई, 8 मीटिंग्स हुई। तो अभी हमारा तो ग्रोइंग इकोसिस्टम है ही नहीं, लोग ही नहीं है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट तो सबको मिलना दूर की बात है, बहुत कम ही लोगों को मिलेगी। तो ये हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। तो ऐसे मॉडल्स भी होने चाहिए जो वो सस्टेनेबल मॉडल्स बने, लोग सस्टेन अपना बिजनेस करते रहें। उसमें भी उनकी एक ढारस बन जाती है कि भाई आपके पास जगह को कोई परेशानी नहीं है, फ्री स्पेस है, क्योंकि उनको पूछना नहीं है कि भाई मुझे किराया देना है, वो परेशान नहीं होगा। गवर्नमेंट के बंदे नहीं आएंगे कि एम्प्लॉय रजिस्टर्ड करा लो, वो बहुत तंग करते हैं। बिल्कुल, तो वो असल तो मैं कहता हूँ बेनिफिट है आपको, एक सारी बीमारियों से बचा के रख रहे हैं, वो बिल्कुल सही नाम रखें इंक्यूबेशन, वरना इतने सारे जरासीम घूमते हैं। जैसे आप एक बोर्ड तो लगाएं जरा बाहर। मेरे हिसाब से ये भी चेंज हमें, ये हम आप जैसे जो बिजनेस समझते हैं कर रहे हैं सालों से, आप जैसे लीडर्स के साथ हमें ये भी एक चेंज लाना चाहिए कि गवर्नमेंट फ्रेंडली हो। फ्रैंकली जैसे SCCP अपने आप को चेंज कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, दूसरे और इदारों को भी उतना ही फ्रेंडली करना चाहिए कि गवर्नमेंट भी आंसरेबल होनी चाहिए और फ्रेंडली होनी चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि अभी मुझे ये नहीं परेशानी हो कि कितने महकमे से लोग आ रहे हैं और मैं किस से बात कर रहा हूँ, ये कि भाई मैं कारोबार कर रहा हूँ और लीगल कारोबार कर रहा हूँ। अच्छा, इस पूरी इसमें ना आपने अपनी जर्नी स्किप कर दी, आपने कहाँ से एजुकेशन की, क्योंकि वो रह गया हमारा। तो मैं कहता कि वहाँ से थोड़ा तो मेरी अर्ली एजुकेशन हुई है BVS पारसी हाई स्कूल से, कराची का एक पुराना स्कूल है, 150 साल से पुराना हो गया है, पुराना है। और तो आप कराची में मैं पैदा हुआ हूँ हैदराबाद में। सही। मेरी फैमिली जो है वो आई वॉज वेरी यंग, मैं 6 साल का था, अभी शिफ्टेड टू कराची। और पूरा मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है कि एब्सोल्युटली मेडिकल डॉक्टर फैमिली है। So everyone is a doctor. मेरे लेट फादर he was professor. जब भी तो आप इंक्यूबेशन चला रहे हैं ना, वो इंक्यूबेशन से तो वो भी इंक्यूबेशन में मेंटेन करते थे, आप भी इंक्यूबेशन में आ गए। तो मेरे लेट फादर सर्जन रहे हैं, वालदा मेरी जनरल फिजिशियन डॉक्टर रही हैं। हम लोग 5 सिबलिंग्स हैं, 5 बहन भाई हैं, सारे डॉक्टर हैं मेरे अलावा। तो इसलिए बताना डॉक्टर है ना, बच्चों के मतलब हम कोशिश आप सोशल इंजीनियरिंग करें या सोशल मेडिसिन अलग करें, ऐसे हम इम्पैक्ट लाएं। बहुत जरूरी है ना, मतलब एक फिजिकली भी अगर बंदा सेट है तो अगर मेंटली सेट नहीं है बहुत होना, तो वो बहुत ज्यादा मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट है। और हमें तो लगता है ज्यादा, तो अभी आप भी डॉक्टर ही हैं, बस आपको किसी दिन डिग्री दे देंगे, किसी दिन आपकी चाय भी रखी है। और
BVS से फिर DHA कॉलेज से जो है वो मैंने अपना इंटरमीडिएट किया है। उसके बाद ग्रेनिच यूनिवर्सिटी से MBA किया है मैंने। मेनली करियर का आगाज़ जो है मेरा हुआ है विद मीडिया। सो बहुत कम लोगों को लगता है कि यार ये तो बड़ा अल्टीमेट ग्लैमर जॉब है, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, इट्स अ वेरी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब। अब वही बात है, आप रिस्पॉन्सिबल, मैंने टीचिंग बहुत लेट की और वो भी साइड पे की, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया मैंने। तो मैंने सिर्फ एक सेमेस्टर पढ़ाया, टाइम नहीं था मेरे पास, और अभी 2-3 साल पहले पढ़ा है। तो मैं यही हर एक से कहता, लोग कहते थे कैसा लग रहा है, ये तो बड़ा आसान होगा। मैंने कहा यार अगर आप जिम्मेदारी से करना चाह रहे हैं ना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। आप अपने लेक्चर नोट्स से लेके आप अपनी एक एक चीज़ सोचेंगे कि मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ। और ख़ास तौर पे अब जितना इन द डेज ऑफ जनरेटिव AI एंड एवरीथिंग, आप लोग सोचते हैं कि भाई आप ऐसी हवा में नहीं कह सकते। यही मीडिया का काम है। तो आई गॉट एक्सपोजर इन माई अर्ली टू मिड 20s। बहुत सारी मतलब मीडिया की जो मैंने बेस्ट चीज़ मैंने गेन की है एज अ बिजनेस ग्रेजुएट, कि मैं मीडिया में चला गया था बाय चांस, और वहाँ काम कर रहा था असिस्टेंट एडिटर के तौर पे। मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि देयर इज़ अ बिग लैकिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को थ्रू करना लोगों तक या आम आवाम तक। उस वक्त क्योंकि मैं बेसिक जर्नलिज्म में था, यही फ़ायदा मुझे सिर्फ ये हुआ कि अगर आप अच्छे नेटवर्क्स बना लेते हैं तो नेटवर्क्स बनाने के बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती। ये सबसे बड़ा कैच था मेरा मीडिया में, कि हाउ नेटवर्किंग एंड नोइंग द राइट पीपल वर्क्स फॉर यू। और ये हर जगह काम आता है। हम स्टार्टअप्स के लिए भी कहते हैं कि नेटवर्किंग फॉर द सेक ऑफ नेटवर्किंग नहीं, कि सिर्फ अपने आप को बेचने लगें, बट राइट लोगों से मिलके उनसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जान के। अगर आप ये जानना चाहें कि भाई जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मुझे नहीं पता वो इदारा पाकिस्तान में किस तरह फंक्शन कर रहा है। हम एक एडवांटेज ऑस्ट्रिया के नाम से एक इदारा है ऑस्ट्रिया का, ठीक है, जो दुनिया भर में अपने ऑफिस एस्टैब्लिश करता है जस्ट टू शेयर के वो ऑस्ट्रिया के कौन कौन से प्रोडक्ट आप दुनिया भर में, यानी इस एक्सपोर्ट प्रमोशन है उसका पाकिस्तान में दफ्तर था। मुझे पता ही नहीं था। कराची में DHA में बैठे हुए थे 2 अफराद, ऑस्ट्रिया को बेच रहे थे, पाकिस्तानी थे। एक का ताल्लुक कुछ जर्मन बोल सकते थे, वो तो ऑस्ट्रिया में भी जर्मन बोली जाती है, तो वो उनको इंचार्ज थे और वो ऑस्ट्रिया को बेच रहे थे पाकिस्तान में। वो हमारा इत्तेफाक जर्नलिज्म की वजह से हुआ, क्योंकि हम एक स्पेशल रिपोर्ट बना रहे थे ऑस्ट्रिया पे। तो वो हम फिर मुझे पता चला भाई स्वारोस्की के क्रिस्टल्स इतने मशहूर हैं, वो भी ऑस्ट्रिया के हैं, फला चीज़ ऑस्ट्रिया की है। OMV एक बहुत बड़ा ऑयल एंड गैस का ग्रुप है जो पाकिस्तान के साथ काम कर रहा था। तो वो जर्नलिज्म रियली लिफ्टेड मी। उसके बाद फिर मैंने हॉस्पिटैलिटी में काम किया है, एंड देन दिस इंक्यूबेशन में काफ़ी टाइम हो गया। मैं NIC कराची लॉन्च हुआ था, बट आई वाज नॉट हेडिंग इट 2018 में। उससे पहले भी मैं 2 साल का एक स्टिंट लगा चुका हूँ ICCBS के इंक्यूबेशन सेंटर में। वो था पाकिस्तान का पहला साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर, उसका मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था। और वो डॉक्टर अताउर रहमान और डॉक्टर इकबाल चौधरी उस इदारे को देखते हैं, कराची यूनिवर्सिटी में वाक़ है। वो भी एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि अभी भी वहाँ कोशिश हो रही है, कोशिश अच्छी हो रही है, अल्लाह करे वो भी एक डायरेक्शन बने। और उसमें बड़ा ज़बरदस्त आइडिया था कि भाई आप एक टॉप लेवल हाईली क्वालिफाइड PhDs हैं साइंसेज में, केमिस्ट्री, केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज में, वो अपने स्पिन ऑफ्स या स्टार्टअप्स कैसे बनाएं, उस रिसर्च बेस। हाँ, आइडिया ये था। उसमें थोड़ा जाहिर है फिर हमने उसको ओपन इंक्यूबेटर कर दिया, टेक के लोग आए अर्ली स्टेज पे। अहमद अयूब भाई, if your audience know them, अहमद अयूब is the co-founder of एयरलिफ्ट, जो मशहूर बनी कंपनी। एयरलिफ्ट की अर्ली डेवलपमेंट भी वही हो रही थी। लोग आज भी मिस करते हैं ये वाहिद कंपनी, जिसको आज भी लोग मिस करते हैं। जो कंपनी $1 बिलियन कंपनी की, एक लोग कहते थे कि यार ये कंपनी बन जाएगी। उसके फाउंडर अपना शुरू का काम, जब वो अपनी जॉब छोड़ के आ रहे थे, वो भी वहाँ थे। तो बड़ा एक अच्छा आइडिया था वो भी। अभी भी वो चल रहा है, इदारा अच्छा है माशाल्लाह, गवर्नमेंट का इदारा है।
एंड देन NIC फ्रॉम 2018 एंड नाउ 2025, उसमें बीच में मैं 2 साल हैदराबाद NIC का भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहा हूँ, और वापस बैक टू कराची इन द लास्ट 6 or 8 months. तो एक अच्छी इंटरेस्टिंग जर्नी है. बहुत सारे बिजनेसेस देखें. NIC कराची को ही 336 बिजनेस देख चुके हैं, जिसमें से जाहिर है नॉट ऑल बिजनेसेस आर सक्सेसफुल. बहुत सारे इन 6 से 7 साल में बंद भी हो गए. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी. रेशियो वैसे भी इंटरनेशनली रेशियो देखेंगे तो उसका 3 से 5% का ही रेशियो होता है. इससे ज़्यादा सक्सेस नहीं होती कि अगर 100 खुल रहे हैं, क्योंकि ऐसे इन्वेस्टर मैंने जब इसको स्टडी किया था तो कहता था आप 100 पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके आपके 10 से 5 निकलेंगे, वो आपका सारा रिटर्न कर देंगे. तो ये इन्वेस्टर भी इसी माइंडसेट से चलता है. ये अब मैं एक ऐसी बात करने वाला हूँ जिसमें अक्सर लोग कहेंगे कि यार ये फिर सारा सिस्टम को किस तरफ ले जाना है. जो मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये जो भी आपने बात की और बड़ी बेहतरीन बात की है, हमें उन 100 बिजनेसेस को बार बार आइटरेशन, बार बार हर कोहोर्ट, हर 6 महीने बाद, अगर NIC कराची का इतना बैंडविड्थ नहीं है, लाहौर भी मिल जाए, इस्लामाबाद भी मिल जाए, NICs के अलावा दूसरे इंक्यूबेशन सेंटर्स मिल जाएं, प्राइवेट लोग आप जैसे मिल जाएं, पाशा रिकमेंड करे, PSAB रिकमेंड करे, those 100 businesses जो 100 इन्वेस्टेबल बिजनेसेस हों और उनमें से 10 जैसे आप कह रहे हैं या 5 कह रहे हैं वो सक्सेसफुल हों, और 1 या 2 जो दुनिया में तो यूनिकॉर्न या $1 बिलियन कंपनी कहते हैं, अच्छी सक्सेसफुल, हम नहीं कह रहे $1 बिलियन बने, अच्छी सक्सेसफुल बने, लेकिन वो 100 बिजनेसेस पे काम करना ज़रूरी है. तो अभी तो क्या NIC में कम होते हैं आपसे? अच्छा 70 आपने कहा है तो 70 होते हैं 6 महीने में, वो भी साल में हम 70, 50 से 70, 50 हमें करना है, 70 करने. लेकिन देखें रेशो फिर इस वजह से आप ज़्यादा वो कम भी है. और दूसरा क्वालिटी बिजनेसेस. रियलिटी हमें थोड़ी सी पाकिस्तान की देखनी पड़ेगी. पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर हाउसेस बहुत अच्छे सक्सेसफुल हो गए, पाकिस्तान में टेक स्टार्टअप्स भी अच्छे सक्सेसफुल आ रहे हैं, लेकिन जो 224 भी नहीं, कितना 240 हो गया, इनफैक्ट 24 करोड़ का जो मुल्क है, वो 24 करोड़ के मुल्क में 23-24 करोड़, 22 करोड़ कहते हैं, 24 करोड़ कहते हैं. इट्स 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय ऑल डेफिनेशंस. 5वां बड़ा मुल्क जो दुनिया का है, उसमें ये नंबर बहुत कम है. और ये मैं वो रिवायती बात नहीं करूँगा कि हम चाइना को देखें, अमेरिका को देखें, हम इंडिया को देखें, हम वियतनाम को देख लें जी. और मैं अभी जान के इंडोनेशिया का नाम नहीं ले रहा था इसमें, क्योंकि इंडोनेशिया तो बहुत आगे चला गया है. हम वियतनाम को देख लें, हम थाईलैंड को देख लें, हम शायद बांग्लादेश से वाली बात करते हैं टेक और टेक में भी खासतौर पे स्टार्टअप्स में, तो हमारा बहुत ही कम रेशो है. हमारा मतलब आउटपुट ही नहीं है. हमारे टेक ग्रेजुएट से लेके आउटपुट ही इतनी कम आ रही है कि लोग टेक्नोलॉजी बिजनेसेस या सर्विसेज कंपनीज से लेके स्टार्टअप्स बना सकें. तो अभी तो नंबर वो 100 बड़े बिजनेस चाहिए जिनमें आप कहें, तहसीन भाई कहें कि भाई मेरे तो, मैं इनमें से किसी एक में, मेरे पास तो 10 करोड़ आए तो मैं 10 करोड़ के 10 करोड़ लगा दूं, ये मुश्किल हुआ हुआ है. और ये सिर्फ एक बिजनेस के लिए नहीं हुआ हुआ, ये मेजरली बिजनेसेस के लिए मसला हुआ है कि वो जब भी सवाल करते हैं वो कहते हैं इतनी डील्स हैं कि हम इनमें लगा सकें. तो दिस इज़ द बिगेस्ट वर्क दैट वी शुड डू कि हम ऐसे इन्वेस्टेबल बिजनेसेस भी ढूंढें और ऐसे करामत बिजनेस मॉडल्स ढूंढें. टू बी ऑनेस्ट, इन्वेस्टमेंट तो बाद में आती है, वो बिजनेस इस काम का भी है कि वो चल सके मार्केट में. तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे हिसाब से. दोनों में थोड़ा सा और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बताना पड़ेगा किस साइड पे चैलेंज है. मुझे ऐसा लगता है शायद स्किल्ड बेस्ड जो लोग हैं, एक वो भी मुझे चैलेंज लगता है कि पीछे नहीं डेवलप हो रहा, क्योंकि लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि महंगाई है. तो वो ट्रैवलिंग, मैं कहता हूँ बहुत ट्रैवल के बगैर तो आप चल ही नहीं सकते. इनोवेशन ही सबसे, जो फर्स्ट जनरेशन में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसमें ट्रैवलिंग ही आसान हुई थी. वही नहीं है हमारे पास इस आज के दौर में कि लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे, एक्सपेंस इतना महंगा है. फिर यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसिव, तो मुझे ऐसा लगता है नया, पहले फिर भी था, क्योंकि मैंने लिटरेसी लेवल का देखा है, हम 52 का था, आज वो 47 पर आ गया. हम और मजीद जहालत की तरफ जा रहे हैं. मैं स्टेटिस्टिक की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा. तो वो भी मुझे लगता है कि चैलेंज होगा. मुझे नहीं पता, वो आपको ज़्यादा बेहतर पता है. एक वो चैलेंज. दूसरा इन्वेस्टमेंट का तो आई थिंक बाद में आएगा. तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक कि अभी दोनों साइड में कौन सा चैलेंज सबसे ज़्यादा चल रहा है?
बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है। आई थिंक तो सबसे बड़ा चैलेंज है ही एजुकेशन का, क्योंकि वो एंड एट ऑल लेवल्स, मतलब फ्रॉम बेसिक लिटरेट। अब ये लोग हर वक्त लोग बोलते रहते हैं, आपको पता है ये भी एक बज़वर्ड बन गया है जी, पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंक्लूजन होनी चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन करें। भाई पाकिस्तान में जिसको फाइनेंशियली इंक्लूड और लिटरेट होना है ना, वो आपका एक मेहनत कश टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर भी है, बिल्कुल ऐसा ही है, एक मोची भी है, एक मैकेनिक भी है। वो अपनी इजी पैसा, जैस कैश, डिफरेंट जो ये है थ्रू डिजिटल पेमेंट्स वो कर भी रहा है। वो अपने गांव देहात में भी भेज रहा है, वो अपनी वालदा को भी पेमेंट भेज रहा है, उतना उसको समझ आ रहा है। वो न्यूमेरिक लिटरेट है, लोगों को समझने की ज़रूरत है। न्यूमेरिक लिटरेट से मुराद है जो अपना मोबाइल यूज़ कर रहा है, स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, वॉइस मैसेज भी दे देता है, रोमन में लिख भी लेता है, वही अपने पैसे भी भेजना जानता है, तो वो हो गया ना फाइनेंशियल लिटरेट। अब उसके लिए एक्स्ट्रा ऑफरिंग क्या आ रही है? क्या हम उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑफरिंग सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे। इसी तरह जो आप बात कर रहे हैं ना, हमें अब हम लोग, हमारे यहाँ वो एक होता है, पाकिस्तान में 3 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं, 40 लाख लोग हैं, 50 लाख, आई डोंट नो जितने नंबर्स क्यों आते हैं, आई डोंट हैव नंबर्स, आई जस्ट से कि भाई लोग, पॉपुलेशन जैसे 24 करोड़ 22 करोड़ की बात है ना, ऐसी हम बड़े आराम से कह देते हैं इतने लाख उतने लाख। आर दे प्रोड्यूसिंग वैल्यू? आर दे प्रोड्यूसिंग क्वालिटी? तो पहली बात ये है कि जब मैं कह रहा था ना ऑल लेवल्स, तो आप पहले एक बेसिक एजुकेशन लोगों की बेहतर करते हैं ताकि वो अंडरस्टैंड करें, सोसाइटी बेहतर हो। फिर एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है कि क्या आपके सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं। इवन जो फ्रीलांसर्स हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्रीलांसर्स है कि जी आप कितना कमा रहे हैं, हाँ जी मैं आपको ख़ास तौर पे आप टियर 2 सिटीज़ में जाए ना, सर मैं 1.5 लाख रुपए कमा लेता हूँ। अगर तुम्हें डॉलर में कन्वर्ट किया कितने होते हैं? हाँ $500 हो जाते हैं, एंड ही इज़ हैप्पी, क्योंकि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में ही माइट बी हैप्पी, बट दुनिया में तो आप बिल्कुल, और आप वो जो जॉब कर रहे हैं वो रिप्लेसेबल जॉब नहीं है, वो ऑलमोस्ट रिप्लेस जॉब है विद जेन एआई एंड अदर टूल्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि पूरा उठना है, जो आपने सबसे अच्छा बात की है कि एक तो डिक्लाइन इन लिटरेसी, एंड देन इवेंचुअली उसकी अगर आप एक्सपर्टीज़ में जाएं कि आपने एक दफ़ा मैट्रिक इंटर कर लिया, इंटरमीडिएट के बाद आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या आप रेलेवेंट भी पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, फिर भी क्या रेलेवेंट पढ़ रहे हैं। मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग क्या कोई रेलेवेंट इंजीनियरिंग माइंडसेट बना हुआ है, तो हमारे पास वो इंजीनियरिंग बन करके जाएगा कहाँ जब कोई खपत ही नहीं है किसी इंजीनियर की। तो पाकिस्तान में तो पूरा एक शिफ्ट ऑफ पॉलिसी होनी चाहिए कि इट्स नॉट जस्ट कि आप पढ़ाई क्या कर रहे हैं, आपकी डिमांड क्या है। सो ये बहुत ही लंबा एक जो कहते हैं ना एक मुश्किल सिचुएशन है कि फ्रॉम बेसिक एजुकेशन इवेंचुअली टू जॉब, एम्प्लॉयबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब लिंक्ड भी हैं आपस में, लेकिन एट द सेम टाइम इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। तो आई डोंट नो, ये इतनी आराम से तो ज़ाहिर है मसला हल नहीं होगा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में वो रॉ मटेरियल, यानी जो लोगों की सूरत में जो हमारी रिसोर्सेज हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो रॉ मटेरियल को बहुत बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी क्वालिटी को बेहतर होना ज़रूरी है, तभी अच्छे प्रोडक्ट बनेंगे, तभी अच्छे स्टार्टअप बनेंगे, तभी अच्छे एम्प्लॉयज़ बनेंगे, तभी पढ़ी लिखी पॉपुलेशन बनेगी, तभी बेहतर कंजम्पशन करने वाली ऑडियंस। मतलब ये सारे रिलेटेड हैं टू आपने जो पॉइंट उठाया, विच इज़ वेरी गुड। दैट्स बेसिकली इसेंशियली स्टार्ट्स फ्रॉम एजुकेशन। और जब दिमाग खुलेगा तभी आप कहेंगे ना कि यार मैं वैल्यू एडिशन करूँगा, मैं कोई चीज़ आगे बढ़ के करूँगा, मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं करूँगा किसी उस चीज़ में। तो स्टार्ट्स फ्रॉम एजुकेशन, आई थिंक सो दैट्स द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और इन्वेस्टर पे आपने कोई कमेंट नहीं किया? मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास, उसका मसला नहीं है इस वक्त करंटली, क्योंकि वो तो स्टेबल हुए हैं, क्योंकि अभी तो नई जनरेशन ना के पढ़ के अपने आप को अपडेट करना है ना। इन्वेस्टर्स का मसला ये है कि इन्वेस्टर्स का फेवरेट एरिया, और दुनिया में भी है, पाकिस्तान में ऑल्सो इज़ लाइक रियल एस्टेट। मैंने पैसे दे दिए, मैंने एक फ़ाइल ले ली, दूसरी जगह की फ़ाइल ले ली, इधर कमा लिया उधर कमा लिया।
ये है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रिटर्न्स वाली जगह, और जिसमें पेशेंट कैपिटल हो एक तरह का, कि आप इंतज़ार कर रहे हो कि यार मैं, जैसे अभी आप कह रहे थे कि हम इन्वेस्टेबल 100 बिजनेसेस हों, उसमें से आप एक्सपेक्ट करें कि 5-10 ही चलेंगे। ये वाई कॉम्बिनेटर या ऐसे अच्छे एक्सेलरेटर्स की थ्योरी यहाँ पे चलाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ लोग कहते हैं यार फॉरेन रिटर्न दो, मैंने 1 करोड़ लगाया, मुझे कितना रिटर्न दे रहे हो। इस तरह नहीं होता, आपको इंतज़ार करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। उस फाउंडर और स्टार्टअप फाउंडर पे सोचना पड़ता है कि वो कितना उसको टाइम दे के वो टीम बनाएगा, ग्रो करेगा, ग्रेजुअली अपने आप को बिल्ड करेगा। उस तरह के सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स मार्केट में बहुत कम है। ये अनफॉर्चुनेट बात मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टर ज़रूर है, उसको अभी तक ना टेक्नोलॉजी समझ आई है, और टेक्नोलॉजी के आगे स्टार्टअप्स ही समझ नहीं आए। यानी टेक बिजनेसेस में भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आपका मतलब टेक्नोलॉजी इज स्टिल कंसिडर्ड कि यार वो कोई बेसिक कोई आईटी सर्विसेज का काम दे रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि टेक्नोलॉजी बिजनेसेस दुनिया के टॉप 10 बिजनेसेस में शायद प्रॉब्ली वो एक जो लिस्ट आती है उसमें $1 ट्रिलियन बिजनेसेस तो है ही हैं आईटी बिजनेसेस। आरामको और एक दो कंपनीज के अलावा दुनिया की टॉप 20 कंपनीज सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। तो जो मेजर इशू है ना, वो सोफिस्टिकेटेड, लैक ऑफ सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स जो ना टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ना वो स्टार्टअप्स में करना चाहते हैं। आप देखिए हमारे ROI में करते हैं, वो कहते हैं ROI। हमारे आप बड़े बड़े ग्रुप्स देख लें जिनकी हम सबको पता है कि अरबों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। आप उनका देखेंगे कि सबसे इग्नोर्ड टेक्नोलॉजी या इन्वर्टेड कॉमर्स में जो पाकिस्तान का फेवरेट लफ्ज़ है आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट सबसे हल्का होगा, कोई ख़ास वो उसको सपोर्ट डिपार्टमेंट समझते होंगे कि यार हाँ यार ये क्या है, लड़का मेरे ईमेल कर लेता है, मेरे ईमेल प्रिंट आउट निकाल लेता है, कंप्यूटर की वो नेटवर्किंग कर लेता है। दैट्स हाउ दे थिंक द वैल्यू ऑफ आईटी इज अ सपोर्ट फंक्शन दैट इज ओनली देयर फॉर देयर या तो बेसिक कम्युनिकेशन या एक कोई लिंकेज बनाने के लिए बनी हुई है चीज़। वो उसको वैल्यू देखते ही नहीं हो, डेवलपमेंट तो दूर की बात, दे डोंट काउंट इट एज वैल्यू। तो अच्छे इसके लिए इन्वेस्टर एजुकेशन की भी मैं आने वाला था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें ये भी करना पड़ेगा लोगों के, भाई एजुकेशन सिस्टम चाहिए, इन्वेस्टर को भी एजुकेट करना पड़ेगा। 100% तो कोई ना कोई इनिशिएट ले के उनको भी एजुकेट करे, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मुल्क आपका जो है ना जिस्ट है आपकी बात का आज एजुकेशन। आप देखिए ना ऑल लेवल्स पे जिस बंदे के पास बेइंतहा पैसा भी है उसमें ये सोफिस्टिकेशन नहीं है कि उसको कहाँ पैसे लगाने। और वो जो एक लफ्ज़ यूज़ होता है रेंट सीकिंग बिहेवियर है कि भाई मैं बिल्डिंग्स, इमारतें, प्लॉट्स बनाता ना हूँ, वैल्यू एडिशन उसमें से ना आए। ये समझाना लोगों को बहुत मुश्किल है। मेरी अपने कन्वर्सेशन हो रही थी अपने एक अजीज़ के साथ, वो एक ऐसी ऐप बनाना चाह रहे थे कि जिसमें वो थ्रू विजन वो ये बता दें कि जी आपका कैलोरी काउंट क्या है। तो ये हमारा डिस्कशन बहुत दिन से चल रहा था। तो वो मैं कहता रहा कि यार इस पे करना चाहिए, मैं भी एक्साइटेड था। ये तो बड़ा अच्छा सोचा आपने, ये स्कैन करें कोई भी खाना, समोसा स्कैन करें और इतनी कैलोरीज। अरे वाह यार, ये अच्छा आइडिया था। हम बात करते रहे और मैं काफ़ी दिन से, अब ये टूल्स जब बढ़ गए तो आप इंटरेस्टिंग बात देखें कि हमारे एक और करीबी जानने वाले ने शेयर किया मुझसे कि देखें ये एक 17 साल के बंदे ने अमेरिका में बना भी लिया है और उसकी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन हो गई है। जस्ट स्कैन योर फूड एंड नो हाउ मच कैलोरीज डू यू हैव। दैट्स हाउ पीपल आर थिंकिंग एंड ग्रोइंग इन दिस डे एंड एज। इस तरह स्टार्टअप्स बन रहे हैं दुनिया में। आज दुनिया में लोग कह रहे हैं कि यार आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट कम हो रही है क्योंकि आप चैट जीपीटी के रैपर्स बना रहे हैं, धड़ाधड़ प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, फेल भी हो रहे हैं, आपको फिक्र नहीं है। एआई एजेंट्स आ गए हैं, आप कह रहे हैं हर इंडस्ट्री के उठा के हम एआई एजेंट्स बना रहे हैं जल्द से जल्द। दैट्स द थिंकिंग इन्वेस्टर्स शुड हैव। उनका ये सोचना चाहिए कि यार हमारा खुद हम पैसा भी बहुत बनाएंगे अगर हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये हम कोशिश भी कर रहे हैं, हमें भी करनी चाहिए एज NIC, बट
आई डोंट नो व्हाई दे डोंट बिलीव इन टेक्नोलॉजी। जब उनका बिलीव ही नहीं है तो उस रॉ मटेरियल पे कोई खर्च ही नहीं कर रहा और मिलाप नहीं हो पा रहा अनफॉर्चुनेटली। असल में पता नहीं है, आइडिया नहीं है, थोड़ा थोड़ा भी डे टू डे। एक और भी चीज़ें भी पीछे थे, इतना ज़्यादा हमारे पास डेटाबेस नहीं है, इतने ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं स्टार्टअप के ऊपर हैं। इंशाल्लाह इन्वेस्टर भी आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर का, देखिए ई कॉमर्स में आप देखिए ना, एक यूटोपिया वालों की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी हुई कि हाउ दे चैनल्ड ई कॉमर्स, बिल्कुल अच्छा, एंड इतना बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बन गया। इनकरेज हों लोग उससे कि यार उन्होंने तो सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेसिक्स को लेवरेज किया और इतना स्केल कर गए। जब आप कोई ऐसी कटिंग एज प्रोडक्ट बना लेंगे और दुनिया के लिए चल गई तो मतलब एक बड़े ग्रुप को, अगर पाकिस्तान के हम 100 बड़े ग्रुप है जो हों बिजनेसेस ग्रुप्स, उनको क्या जाता है कि एक इन हाउस अपनी टेक्नोलॉजी की टीम बना लें अच्छी, जो डेवलपमेंट भी जानती हो, जो सारे टूल्स भी जानती हो, जो एजुकेटेड वर्क फोर्स हो। एक छोटा डिपार्टमेंट 10 लोगों का बना लें, छोटे छोटे इनक्यूबेटर्स बना लें, 100 बड़ी ग्रुप्स अपने 10-10 लोगों के, 20-20 लोगों के इनक्यूबेटर्स बना लें। दुनिया में ये टर्म वेंचर स्टूडियो के तौर पे भी कहलाती है, जहाँ बिजनेस उसकी ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी के साथ मिलके आप प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कोई इसमें कबाहत नहीं है। जैसे ये करेंगे, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, इनके नए प्रोडक्ट्स भी जन्म देना शुरू हो जाएंगे। ज़रूरत नहीं है हमें कि हम यही देखते रहें कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है आज, चलो पाकिस्तान में उसको कॉपी करें। बाय द टाइम हम सोचते हैं कि उसको कॉपी करना चाहिए, वो काम हो चुका, काम पूरा हो चुका होता है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ थोड़ा इंटरेस्टिंग करके। मैं कहता हूँ आपके पास एक, आपकी एज में लेके 20 साल या 18 साल पे थोड़ा अच्छा सोचते हैं ना, और मैं बोलता हूँ यार अब ये इंक्यूबेशंस भी आ चुके हैं, हमारी 18 साल की एज में तो थे नहीं, तो थोड़ा एक अच्छा हम अफर्मेशन करते हैं। तो कौन सी इंडस्ट्री में आप इनोवेशन लाने की कोशिश करेंगे? आप 18 साल के हैं, NIC इंक्यूबेशन आ चुका है, थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, तो आप कौन सा सेक्टर सेलेक्ट करेंगे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सवाल ताकि बहुत सारे बच्चे सुन रहे होंगे तो वो उनके पास मल्टीपल आइडियाज़ होते हैं तो सेक्टर डिफाइन नहीं कर पाते। तो किस इंडस्ट्री में जाएं, किस सेक्टर में जाएं? क्या ये इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा चैलेंजेस और ज़्यादा मज़ा और ज़्यादा दूसरा हमारा पैसा। ज़बरदस्त। तो इसमें ऐसा है कि 2-3 मैं उनसे मेथड्स होते हैं ऑफ इनोवेशन, ठीक है, पुराने लेकिन अभी भी कारआमद है। एक तो ये होता है कि लोग कहते हैं कि जो फाउंडर है या जो एंटरप्रेन्योर है, जो स्टार्टअप है, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में तो अंबार है प्रॉब्लम्स का ना, एजुकेशन में भी प्रॉब्लम है, हेल्थ में भी प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट में भी प्रॉब्लम है। आप गौर करें तो ये सारे जितने बिजनेसेस हैं वो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और अपॉर्चुनिटी है, हमने शॉर्ट एनालिसिस में पढ़ा हुआ है, क्या थ्रेट है वहाँ अपॉर्चुनिटी है, मतलब एब्सोल्युटली। तो अगर मैं 18 साल का हूँ या 20 साल का हूँ, मैं शुरू कर रहा हूँ अपना करियर, या मैं यूनिवर्सिटी की मिड में हूँ या शुरू कर चुका हूँ यूनिवर्सिटी, मैं यही देखूंगा कि मेरे इर्द गिर्द प्रॉब्लम्स क्या हैं। अच्छा, मैं लकी इस सेंस में भी हूँगा कि ना सिर्फ मेरे पास एज है और मैं यंग हूँ, मैं ख़ास तौर पे अगर यूनिवर्सिटी में हूँ तो मेरे पास 2 से 3 साल है। और हम सब यूनिवर्सिटीज़ में गए, हमें पता है कि यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ आपकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आप फोकस्ड होते हैं और टाइम लगाते हैं, वहाँ आपके पास टाइम होता है, आप दोस्तों यारों में भी बैठते हैं, आप अपना टाइम लगा रहे होते हैं कुछ सोचने में, आप प्रॉब्लम्स की सोचना शुरू करें। अच्छा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप इमीडिएटली स्टार्टअप अपना बना लें। आप किसी एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स के फाउंडर्स की जो सबसे अच्छी बात होती है वो ये होती है कि वो रिसेप्टिव होते हैं, वो बात करते हैं, वो एक्सेसिबल होते हैं, वो एक कॉर्पोरेशन की तरह ये नहीं होगा कि आप घूमते रहेंगे, कस्टमर सपोर्ट से बात करो, अगर फाइनेंस का मसला है तो फंसा रहे वहाँ पे उनसे बात भी करो, और वो मीटिंग लेने के लिए भी इंतजार करें दफ्तर के बाहर, आराम से एक्सेसिबल हो, वो एक्सेसिबल है, बड़े से बड़ा फाइल प्रॉपर मेंटेन हो, क्लिक पर अवेलेबल हो, वो एक्सेस होता है। आप अच्छे फाउंडर्स के साथ एक शेडोइंग, जैसे उनकी साया के नीचे आप काम करना शुरू कर दें, भले फ्री में बैठ जाएं, आप लर्न करना शुरू करें कि सर आपकी, उससे आप जानेंगे कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है किस तरह सॉल्व करता है। तो उसके बिजनेस एक्यूमेंट और उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी गाइडेंस, अच्छा उस एंटरप्रेन्योर को क्या फ़ायदा होगा, आप थोड़ा बहुत उसके लिए काम भी कर देंगे, क्योंकि वो उसके पास भी जो है ना वो रिसोर्सेज कम होती हैं और उनको काम ज़्यादा चाहिए होता है। एक तो ये तरीका है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, प्रॉब्लम्स इर्द गिर्द ढूंढें, उन एंटरप्रेन्योर्स की शेडोइंग में काम करें,
अगर आप एक यंग इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं। दूसरा एक बड़ा ही पुराना फ्रेमवर्क है, उसको कहते हैं DVF फ्रेमवर्क। वो है डिजायरेबिलिटी, वायबिलिटी और फिजिबिलिटी। ठीक है। ये 3 चीज़ें देखें आप, कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं, डिजायरेबिलिटी आती है कस्टमर की डिजायरेबिलिटी से। मैंने एक चीज़ बना रहा हूँ, क्या ये कस्टमर लेंगे या नहीं लेंगे। सिंपली आपको पता होना चाहिए कि ये कस्टमर जो है ना वो मेरी मांग है या नहीं है, वो डिमांड है या नहीं, वो बड़ा आसान होता है। उसको कहते हैं आप इंटरव्यू प्रोसेस का मतलब ये जरूरी नहीं कि आप पूरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप 5-10 सवाल, सर्वे, फॉर्म, गपशप में ही जान लेते हैं कि यार मैं एक ऐसी चीज़, मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान में कोई पूछता है कि आजकल के दौर में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग महंगी हुई होती है, जहाँ आपके पार्ट्स का मसला होता है, अक्सर हम देखते हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स बच्चों के होते हैं जिसमें ड्रोन बन रहा है। आपको पूछे भाई, बच्चे से पूछे यार इसकी लागत क्या आएगी ड्रोन बनने की, ऐसा ही है। तो वो चाइना से जल्दी ले आएगा। वो मतलब बच्चा कहेगा कि मैंने अभी इंपोर्ट करवा लिया है, चाइना से सस्ता होके आ रहा है, तो मैं क्यों बनाऊं यहाँ पे। मतलब कोई सेंस बनना चाहिए ना, कोई या तो मैं इनोवेशन उसके अंदर ला रहा हूँ, मैं फॉर द सेक ऑफ इट तो नहीं बना सकता वो चीज़ जो महंगी पड़ रही है और वो डिज़ायरेबल नहीं है। इसी तरह एक वायबिलिटी का फैक्टर आता है। वायबिलिटी ये है कि क्या ये चल पाएगी, देरपा है, लंबा चल सकेगी, कितनी अरसे तक चलेगी, किस तरह वो ग्रो करेगी। फिजिबिलिटी ये होगी कि भाई आपकी ऑपरेशनल और टेक्निकल सलाहियत इतनी है कि आप बना पाएंगे, तो आप उसको खुद बना सकते हैं, कस्टमर चाहता है उसको, और वो कितनी हद तक देरपा है या उसका एक बिजनेस मॉडल बन सकता है, वो आपको पैसे बना के देगा। तो आपकी फाइनेंशियल्स भी कवर हो रहे हैं। सिर्फ इस तरह सोच के अगर इनोवेट करना शुरू करें या बिजनेस स्टार्ट करना शुरू करें तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। अक्सर हमारे पास एक बहुत बड़ा और बहुत आइडिया ऐसा आता है जो हम कहते हैं यार हम पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ, दुनिया में कभी नहीं हुआ, हम शायद गूगल नहीं करते, हम देखते नहीं है कि ये हो चुका होता है। तो इस वक्त में ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का दौर है, बहुत पते की बात की आपने, लेकिन बड़ी जल्दी से कर दी कि बहुत सारी इनोवेशन हो गई हैं और वो फेल्ड भी हो गई हैं। आप उसको लेकिन रिसर्च कर लें पहले एक दफ़ा। जैसे एक बड़ा एक बहुत ही एक रूटीन एग्जाम्पल है, मैं आपको बताता हूँ। करीम ने कुछ इनोवेट नहीं किया, ऊबर ये काम कर रहा था, दूसरी और सर्विसेज ये काम कर रही थी। करीम ने जो बिजनेस प्रोसेस पकड़ा वो बहुत अच्छा ये पकड़ा कि मीना रीजन यानी मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका रीजन में, और अब आजकल मीना ऐप कहते हैं, पाकिस्तान भी उस रीजन में जोड़ देते हैं, मीना रीजन में ऊबर उस तरह से इफेक्टिव नहीं है, हम वहाँ लॉन्च हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि यार मार्केट खाली पड़ी हुई है, और फिर थोड़े बहुत फीचर्स चेंज करने का मतलब ये नहीं था कस्टमाइजेशन, उसका ये मतलब नहीं था कि ये चीज़ जो थी वो मौजूद ही नहीं थी। इसी तरह आपने देखना है कि भाई आप मैं अगर कोई ई कॉमर्स का स्टोर, क्या पता कोई स्पेशलाइज एरिया में ई कॉमर्स की ज़्यादा ज़रूरत हो पाकिस्तान जैसी जगह में भी, तो मैं वो स्पेशलाइज ई कॉमर्स स्टोर बन जाऊं, या वह ज़रूरी है कि मैं इतने बड़े बड़े बिग शॉट्स नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस का मुकाबला करूं, जो कि मैं नहीं कर सकता। ना मेरे पास उतनी मार्केटिंग सपोर्ट है, ना टीम है, ना इन्वेस्टमेंट है, ना वो एक्सपीरियंस है। तो मैं एक नीश पकड़ लूँगा, मैं देख लूँगा कि भाई मैं इसी पे फोकस होके मेरी एक्सपर्टीज़ पे मैं काम कर लूँ। ये एक एग्जांपल है। एंड देन इसी तरह बहुत सारा हो सकता है। अभी फिनटेक जब लोग बात करते हैं तो स्पेशलाइज फिनटेक्स पे कुछ लोगों स्टार्टअप्स ने काम करना शुरू किया है। वो देख रहे हैं स्टूडेंट्स की पर्टिकुलर फाइनेंशियल नीड क्या है, तो कुछ बिजनेसेस ऐसे भी बन रहे हैं, पाकिस्तान में भी बन रहे हैं, जो कि एक बड़ा अच्छा आइडिया है। तो ये DVF मॉडल और प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म करेंगे तो आसानी ज़रूर होगी। तो मुझे सवाल जो बनता है ना, जैसे सबका दिमाग में आता है कि यार हमारे पास इनोवेशन आइडिया है, अब मैं यार मेरा ऐसा आइडिया, तो अभी बस मैंने जो सोचा, अभी तेरा भाई सिर्फ तुझे, वो एक अजीब है ना, वो प्राइवेटली बताएगा आपको, लेकिन वो पहले इनोवेट हुआ था क्योंकि उसने रिसर्च नहीं की थी। लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि उसका एक आइडिया है और वो चाहता है कि इंक्यूबेशन में आए और फंड के लिए आए, फंड बेसिकली, तो उसका क्या प्रोसेस होगा? अच्छा, ज़बरदस्त। एक तो ये है कि इनोवेटिव आइडिया वाकई कई दफ़ा होते भी हैं। कई दफ़ा ये होता है कि भाई आप उसको जो है वो सर्च करें तो मिल जाते हैं। जो भी है, अगर दुनिया भर में तो NDA करते हैं, वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होती है, बहुत दफ़ा लोग नहीं बताते पूरा, अगर उसकी पूरी प्रोसेस में जा रहे हैं। खैर वॉटेवर, अगर इनोवेटिव है, नहीं है, पहली दफ़ा हुआ है, फंडिंग उसका फोकस्ड है। देखिए रियलिटी क्या है,
रियलिटी ये है कि आपको बहुत मुश्किल है 1000 में से एक बंदे को या 1000 में से 5 या 10 को मिल जाएगी अगर फंडिंग, तो सबको फंडिंग नहीं मिलेगी। और आप कहते हैं नहीं यार मुझे फंडिंग ही चाहिए, उसके बगैर मेरा आइडिया नहीं चलेगा। यूजुअली ये वाली चीज़ें जो है ना, इसको डाइजेस्ट लोगों को पहले कर लेना चाहिए कि भाई आपका बिजनेस मॉडल में इतनी जान हो कि वो रेवेन्यू क्रिएट कर सके। आइडिया ना हो, सिर्फ पूरा प्रोटोटाइप डेमो। रिसर्च में ये हो जाता है अक्सर कि आपका जो है ना वो मॉडल वर्केबल कमर्शियल हुआ भी नहीं है और आपको ग्रांट मिल गई, लेकिन वो ग्रांट मिलती है। ग्रांट में और फंडिंग में फ़र्क है। ग्रांट अक्सर, और दुनिया के मॉडल्स हैं, इंटरनेशनल मॉडल में आपको बताऊं, अमेरिका में उनका नेशनल साइंस के इदारे हैं जो बहुत ज़्यादा, स्मॉल बिजनेस एसोसिएशन है अमेरिका में, वो देती हैं, और बहुत सारी ग्रांट्स होती हैं बिजनेस में भी, रिसर्च में भी, जो अर्ली स्टेज मिल जाती हैं। इन्वेस्टमेंट मिलने के लिए आपको लोग कहते हैं एक राउंड होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड। दुनिया भर में भी वही होता है कि पहले आपकी पहली जो आपकी मदद करते हैं वो आपके रिश्तेदार और दोस्त, जो भी करीबी रिश्तेदार और दोस्त करते हैं आपकी मदद। आप उसी को एक्सपेक्ट करें, एक्सपेक्टेशन अपनी रियलिस्टिक करें कि यार मैं आपके NIC में कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मैं जो हूँ वो तो यहाँ इन्वेस्टमेंट लेने आया था। हम ये करते हैं कि पहला जो है ना वो मिथ बस्टर कर देते हैं। हम लोग उसको मिथ को इस तरह तोड़ देते हैं कि भाई आपकी रियलिटी नहीं थी, आपका ख्याल था, गुमान था। हम जो थे वो कोई इन्वेस्टमेंट राइट अवे ना, हमारे पास तो पहली बात अपना कोई फंड नहीं है। हम इन्वेस्टर्स से कनेक्ट करते हैं और NIC कोई गारंटी नहीं देता कि भाई आपको फंडिंग मिलेगी। उसकी वजह ये है कि कोई इन्वेस्टर आपको गारंटी नहीं देगा कि वो आपका आइडिया सुनने के बाद या आपका बिजनेस प्लान जानने के बाद फंडिंग ही करे। तो ये जहन को सारा क्लियर कर देना चाहिए। दुनिया में कहीं नहीं हो रहा तो हम क्यों कर? हम अगर कोई इनोवेटिव चीज़ बना भी रहे हैं तो हम ग्रांट्स को सोचें। पहला टारगेट ग्रांट करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स से इन्वेस्टमेंट लें। फिर वो होता है, क्योंकि ये वेंचर कैपिटलिस्ट जो है इसकी पूरी एक टर्मिनोलॉजी जो अक्सर हम सुनते भी हैं, प्री सीड और सीड, सीरीज A, सीरीज B, ये मराहिल को नाम दे दिया गया है कि जो लेवल पे हो वेंचर कैपिटलिस्ट किस तरह अपनी फंडिंग के डिफरेंट मराहिल में फंड करता है। तो ऐसे बिजनेसेस, जो आपका सवाल था, ऐसे बिजनेसेस के जो सिर्फ ये सोच के आए कि यार हमें VC फंडिंग मिल जाएगी, हम पहले उनको रियलिटी चेक दे देते हैं, उनकी मिथ को बस्ट कर देते हैं कि भाई सिर्फ फंडिंग लेने की अगर नियत है ना कि सिर्फ ये मिल जाएगा NIC से, तो सॉरी। एक बात जो मैं बताना ज़रूरी समझूंगा, NICs एक और फ़ायदा देते हैं बड़ा, वो ये होता है कि क्योंकि हम गूगल GCP, गूगल क्लाउड के, और हमारे साथ AWS की पार्टनरशिप है, तो हर स्टार्टअप जो NIC का हो जाता है, इनक्यूबेट हो जाता है, वो GCP गूगल क्लाउड के उसको $25,000 के क्रेडिट मिलते हैं, जबरदस्त है, और AWS के 10,000 के मिलते हैं। तो टाइम ड्यूरेशन इसका क्या होता है? ये AWS के 2 साल होता है, गूगल का 1 साल होता है। आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वो यूटिलाइज कर सकते हैं इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के साथ हमारी, लेकिन आप इंक्यूबेटेड स्टार्टअप होने चाहिए, तो ये एक मिलता है। ये आप इसको कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन काइंड है, बट इट्स नॉट मतलब VC जो बाद में इन्वेस्टमेंट होती है वो फिर इन्हीं बेसिस पे मिलती है। उसको भी इंकरेजमेंट मिलती है कि यार देखें ये इसका क्लाउड सही तरह से मैनेज हुआ है, इसकी जो है वो एक इंक्यूबेशन सेंटर में इसके नेटवर्क बना हुआ है, एक कम्युनिटी पे काम कर रहा है, तो आप फिर सेट होके एक इन्वेस्टर से भी बात कर सकते हैं। इन्वेस्टर बगैर रिटर्न के या सिर्फ आपके आइडिया पे क्यों आपको पैसे देगा? तो इसलिए ये जहन से निकाल देना चाहिए लोगों को कि यार मैं जब तक, लोग असल में सवाल अक्सर इससे भी ज़्यादा अलग करते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर तो बाद में आया, लोग कहते हैं यार मुझे जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी ना मैं बिज़नेस शुरू नहीं कर सकता। तो फिर आप इंतज़ार करते रहें, अल्लाह ताला से दुआ करें कोई ऐसा इन्वेस्टर आए जो आपको सिर्फ आपका आइडिया सुनने पे पैसे दे दे, बांटता फिरे पैसे। तो ये रियलिटी है, ऐसा होने वाला नहीं है। अच्छा, एक प्रोग्राम मैंने अभी आपका एक देखा था, मैं फेसबुक पे भी देखा,
पर पूरी एपिसोड तो नहीं देख सका, लेकिन पिक्चर्स देखी है मैंने। वो कैश काउ का कुछ आपका एक चल रहा है, उसमें भी शायद आप कुछ बिट्स वगैरह करें, समथिंग लाइक शार्क टैंक का स्ट्रक्चर टाइप कुछ समथिंग। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, कि है क्या? तो ये एक पाकिस्तानी लोकल चैनल ने GTV ने बनाया है और इसका नाम कैश काउ उन्होंने रखा है। ये GTV ने बनाया है? GTV का है, ये GTV का चैनल पे आता है। GTN ने बनाया शार्क टैंक, आई थिंक वो भी शार्क टैंक बनाया है ग्रीन TV ने, ये GTV है, ये GTV है। तो शार्क टैंक तो एक ग्लोबल फ्रेंचाइज है, उसका एक ग्लोबल वो है। कैश काउ वाला ये शो लोकली चैनल ने प्रोड्यूस किया है। मेरा रोल उसमें इन्वेस्टर का नहीं है, मैं बड़ा क्लैरिफाई कर दूं, मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ उधर। उन्होंने ये किया है कि जहाँ इन्वेस्टर्स हैं वहाँ एडवाइजर्स, मेंटर्स और सेल्स कोलैबोरेटर्स भी हों। मिसाल के तौर पे एक स्टार्टअप के पास ये अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए, शायद हर कोई इन्वेस्ट ना करना चाहे, जो इन्वेस्ट नहीं कर रहा वो कोलैबोरेट कर ले, जैसे NIC ने कोलैबोरेट कर लिया, या कोई ऐसी कंपनी है जो मिसाल के तौर पे वो ई-कॉमर्स का उनका प्रोडक्ट है और वो फ़ौरन उनके पास डिमांड आ जाती है उसकी, तो वो कहते हैं कि हम आपके सेल्स में कर देंगे। कुछ ऐसे भी कोलैबोरेट करते हैं, कहते हैं हम आपकी मार्केटिंग में हेल्प कर देंगे। तो कोलैबोरेशन भी है उसमें मेंटरिंग भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। तो बेसिकली वो लोकलाइज्ड एरिया को है, लेकिन हाँ इन्वेस्टमेंट भी है उसमें। तो मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ उसमें, लेकिन ये बता रहा हूँ। आप उसको एडवाइस करते होंगे? जी, एडवाइस करते हैं, हेल्प करते हैं, NIC में आने की दावत देते हैं। ये बेसिकली प्रोसेस है, मेंटरिंग का प्रोसेस है। कुछ डिफरेंट प्लेयर्स से कनेक्ट करा देते हैं जिनकी सर्विसेज वो या तो सब्सिडाइज रेट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी सर्विसेज यूज़ कर लेते हैं। सर्विस कोलैबोरेशन भी उसमें एक एरिया है इम्पोर्टेंट। अच्छा, जो अभी रिसेंटली अगर मैं बात करता हूँ, जिससे अभी मैट्रिक किया, इंटर किया है, अब वो इनोवेशन की तरफ आना चाहता है, तो व्हाट एग्जैक्टली वो कैसे स्टार्ट करे? अच्छा, यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ और भी लगती है, इनोवेशन एक अलग चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना आइडिया है, कि जब तक आपकी इनकम सोर्सेज नहीं होगी तब इनोवेशन की तरफ नहीं जाते। वरना आप इनोवेशन से भी कोशिश कर रहे होगे कि यार मुझे कुछ पैसे मिलना है, पहले मेरी सैलरी निकला है तो मैं फिर बाद में देखूंगा, यार मेरा तो एक आइडिया है ना। तो इस पर थोड़ा सा मैं कमेंट चाहता हूँ कि उनको क्या सजेस्ट करेंगे और इसके बारे में बताएं कि ये जो कभी कभार मैंने 2-4 लोगों से बात किया है, मेरी भी तो सैलरी होनी चाहिए, मैं भी तो काम कर रहा हूँ, बट यू आर नॉट वर्किंग ऑन दैम, तो आप तो इनोवेशन पे काम करें। तो इस तरह की भी मिथ्ये हैं कुछ, मैं डिस्कशन किया है, तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे? और इस तरह की कौन सी जो है वो, जब वो बेचारा नया बच्चा स्टार्ट में आता है, इंटर या उसमें, और वो क्या इस तरह का माइंडसेट लेकर आता है, क्या गलती कर रहा होता है, तो उनको भी बताएंगे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और क्या गलतियां ये नहीं करनी। एक साहब ने इनोवेशन की बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी हुई थी, जिद्दत की या इनोवेशन की, कि आप जब इन्वेंशन को कमर्शलाइज कर लेना तो इनोवेशन होती है। यानी कोई चीज़ आपने नई सोची, बनाई, उसको कमर्शलाइज किया तो इनोवेशन। कमर्शलाइजेशन का लफ्ज़ पे मैं बार बार एम्फसाइज करूँगा। यही सोचना चाहिए कोई भी बिजनेस शुरू कर रहा है कि यार मैं जो चीज़ एक बना रहा हूँ उसका कमर्शियल वैल्यू के सेंस क्या है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इंटर के वक्त आए, मैट्रिक के वक्त आए। इसलिए इसको अगर हम थोड़ा सा इंटरनेशनल मॉडल से देखें तो हम देखते हैं अक्सर कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी के बाद भी अच्छे स्टार्टअप्स बन जाते हैं। एक तो वहाँ नेटवर्क अच्छा है, उनके एनवायरनमेंट अच्छी है, लेकिन कुछ कभी हमें एनालाइज करना चाहिए। मेरी बिलीफ है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, नॉर्थ अमेरिका में या US स्पेशली में आप ये गौर करें कि मैं एक सर्टेन एज के बाद अपने टीन एज में ही कुछ ना कुछ काम करने लगता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ ऑड जॉब कर रहा हूँ, ऑड जॉब तो मैं कर ही रहा हूँ, मैं किसी को दफ्तर में मदद कर रहा हूँ, मैं कहीं इवन बेबी सिटिंग कर रहा हूँ कहीं, लेकिन उसके साथ साथ मैं कम्युनिटी वर्क बहुत सारा कर रहा होता हूँ। जैसे ही मैं कोई कम्युनिटी वर्क करता हूँ या मैं कोई स्पोर्ट्स गाला जो मैं अपनी काउंटी में या मैं अपने अमेरिका के किसी सबब में मना रहा हूँ, या मैं इस्लामिक सेंटर है अगर वहाँ पे, तो मैं वहाँ कम्युनिटी सर्विस कर रहा हूँ। ये कम्युनिटी सर्विस जो यंगर बच्चों को आदत दे देती है पब्लिक डीलिंग की। तो आप इमेजिन करें कि 15 साल का या 16 साल का, अक्सर हम कहते हैं कि भाई अमेरिका में तो बड़ा होशियार हो गया है, उसकी वजह ये होती है कि वो 2-3 साल अपनी यूनिवर्सिटी में आने से पहले भी वो बेइंतहा पब्लिक डीलिंग कर चुका होता है। वो फाइनेंशियल मामलात भी थोड़े बहुत देख चुका होता है,
वो लोगों से बातचीत भी देख चुका होता है, वो दुनिया क्या चाहती है, कस्टमर डीलिंग क्या होती है वो भी देख चुका, आइडिया होता है। तो जहाँ उसका कम्युनिटी सेटअप देख रहा होता है, यही काम एक यंग बच्चे को यहाँ पाकिस्तान में देखना चाहिए कि जब मैं एक मैट्रिक या इंटर के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूँ, ये मैं एक तो पब्लिक डीलिंग कहीं से करूँ, दूसरा मैं स्किल्स सीखूँ। ये सबसे अहम है कि मैं यूनिवर्सिटी में तो चले एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम लूँगा, हर एक के देखें हर एक को मौका भी नहीं मिलता, हर एक की उस तरह का शायद एप्टीट्यूड भी नहीं होता कि वो टॉप यूनिवर्सिटी में ही दाखिला भी मिले और वही पूरा 4 साल का प्रोग्राम कर रहा हो। अगर आपका हो गया बहुत अच्छा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, होने के साथ भी आपने स्किल्स पे ही इवेंचुअली काम करना है ना। तो अब मैं देखूं कि मुझे स्किल्स कौन सी सीखनी है। इतने सारे फ्रीलांसिंग की चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं, आपको क्या ज़रूरत है कोई प्लेटफॉर्म पे खर्च करने की भी। आप यूट्यूब से ही शुरू कर दें, आप नहीं जाएं, आप कहते हैं ना मैं स्पेसिफाइड किसी को जाके फॉलो करने के बजाय मैं थोड़ा टाइम अपना यूट्यूब पे ही लगा, वंस आपके पास 1 से 2 स्किल्स भी आएंगी ना, बेसिक स्किल्स, वो आपका थोड़ा थोड़ा पैसे से लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती रहेगी कि मार्केट क्या चाह रही है, क्योंकि आपकी इंटरेक्शन शुरू हो जाएगी। तो एक कम्युनिटी वर्क, कम्युनिटी स्पेस में जाना, पब्लिक डीलिंग करना, दूसरा स्किल्स सीखना, ये जब आप आहिस्ता आहिस्ता अपने पे काम शुरू कर देंगे तो फिर बड़ा आसान होगा। अगर आपने यूनिवर्सिटी के दौरान ही या यूनिवर्सिटी के बाद ही, या अगर आप मैट्रिक या इंटर के बाद यूनिवर्सिटी की प्रॉपर डिग्री नहीं भी ले सकें, तो अपनी स्किल्स बेसिस पे कुछ ना कुछ कमा लेंगे। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम, और डिजी स्किल्स प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, उसमें आप बेसिक स्किल्स दी जाते हैं, फ्री है वो, आप उसमें इनरोल हो जाए। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के लिए आप स्किल सीखें। हाँ, ये स्किल्स को मतलब ख़रीदें, स्किल सीखें, लेकिन स्किल्स के लिए पैसे दें। तो अहम ये है कि आप वो राइट प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच जाएं। दूसरा मुझे जो उसमें था ना कि स्किल्स तो सीखने के बाद अगर इनोवेशंस पे जो मैंने आपसे बात की थी कि वो जो सैलरी वाला पॉइंट था वो मिस हो गया, कि ये जो फंड लेने के बाद कोशिश करते हैं कि यार इसमें से हम अपनी सैलरी निकाल लेंगे। अच्छा, इसकी दो थ्योरीज हैं। ऐसे भी फाउंडर्स हैं, ये लफ्ज यूज होता है फाउंडर सैलरी। कुछ लोग जो है वो फाउंडर सैलरी को नॉर्मल समझते हैं, अच्छा उनके इन्वेस्टर्स भी एग्री कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, क्योंकि ये मैंने अभी इन्वेस्टमेंट में ली और ये बिजनेस पे लगाने के लिए, असल बात है इस्तेमाल ऑफ, अगर किसी की फंडिंग है उसके इस्तेमाल में वो कितना कंफर्टेबल है। तो ये उसी तरह होता है। बहुत दफ़ा आप रिसर्च ग्रांट करते हैं, प्रोफेसर्स रिसर्च ग्रांट करते हैं और वो अपनी एक उसमें एक स्टाइपेंड रखते हैं या एक अपने पैसे रखते हैं। तो इसकी दोनों साइड्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये सिर्फ बिजनेस पे लगे, बिजनेस ग्रो होगा तो तुम कमाओगे, तुम सैलरी लेने के लिए तो कारोबारी नहीं बने थे। लेकिन एक ये कहते हैं कि एक पैसे होने चाहिए जो प्रोटेक्ट करे फाउंडर को, कि उसका फोकस इसलिए रहे कि उसके बेसिक अखराजात पूरे हो रहे हैं। दोनों थ्योरी पे लोग बात करते हैं। अब आप इसको इट्स ऑल डिपेंड कि आपकी क्या उसके साथ इन्वेस्टर के साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशंस सेट होती हैं। हाँ, ये दोनों पॉसिबिलिटी, क्योंकि बहुत इन्वेस्टर्स ओके हैं इस पे। फाउंडर सैलरी बड़ा नॉर्मल है, बहुत सारी जगहों पे एक फाउंडर सैलरी तय कर दी जाती है। मैं इतने की पैसे दे रहा हूँ, उसमें इतने आपकी ऑपरेशंस कॉस्ट है, इतनी आपकी टेक्नोलॉजी कॉस्ट है, इतनी आपकी HR की और दूसरी चीज़ों की कॉस्ट है, जगह की कॉस्ट है और एक्सपेंसेस हैं, और सैलरी एक्सपेंस भी है, फाउंडर सैलरी भी है। तो वो इट्स मतलब इट डिपेंड्स ऑन आपकी किस तरह की एग्रीमेंट है विद द इन्वेस्टर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी हम कराची में एक थोड़ा सा मैंने देखा इंक्यूबेशन सिस्टम अभी आना शुरू हो गया है। व्हाट एग्जैक्टली, एक तो इंक्यूबेशन है जहाँ पे लोग आकर बैठ रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन, मैं चाहता हूँ कि आइडिया हो जाए इस बात का कि NIC का इंक्यूबेशन सेंटर क्या करता है, जो अदर इंक्यूबेशन सिस्टम है वो क्या करते हैं, और जो कोवर्किंग इसके स्पेस है ये लोग बड़ा मिक्सअप कर देते हैं। बेहतरीन सवाल। ये सारे जो हैं बुनियादी तौर पे सिमिलर ही, इनका फ्रेमवर्क तो सिमिलर है। फ्रेमवर्क ये है कि आपने बिजनेसेस को, एंटरप्रेन्योर्स को, ऐसे कारोबार के सोचने वाले लोगों की हेल्प करनी है, कारोबार को ग्रो करना है। और इसमें मैं एक और ऐड करूँगा, इंक्यूबेशन, एक्सेलरेशन, यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन, कोवर्किंग स्पेस
और मैं आगे ऐड करूँगा कि इसको और फर्दर अगर आप देख लें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क जैसे बन रहे हैं और कराची में भी बन रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप देखें आप, इनोवेस्टा देखें, डिफरेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स भी हैं जो इवेंचुअली इससे भी एक आगे स्टेज हो जाता है। फ़र्क कुछ चीज़ों के मुख्तलिफ मैंडेट्स हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का इंक्यूबेटर हैं तो ज़्यादातर आप जो यूनिवर्सिटी बेस्ड इनोवेशन हो रही होगी उसको आप कमर्शलाइज कर रहे होंगे, ज़्यादातर यही मैंडेट होता है। अच्छा, अगर आप कोवर्किंग स्पेस हैं तो आपका बुनियादी मकसद उस कोवर्किंग से वैल्यू तो देना है अपने क्लाइंट को या उस स्टार्टअप को या फाउंडर को, लेकिन एक्चुअली आपको पैसे कमाने। आपका बिजनेस मॉडल ये है कि मैं एक जगह को रेंट करूंगा, उसमें वैल्यू दूंगा और पैसे कमाऊंगा जगह से। जो NICs या दूसरी इंक्यूबेशंस हैं उनमें फ़र्क NIC में ये है कि NIC तो अभी एक गवर्नमेंट बैक्ड है। कोवर्किंग का एलिमेंट यानी जो उसने 3-4 अफराद को फ्री में जगह दी हुई है हर स्टार्टअप के, वो एक एलिमेंट है उसका, वो मेन जगह नहीं है कि सिर्फ कोवर्किंग मिलनी है। उसने मेंटरिंग भी देनी है, उसने करिकुलम भी देना है, उसने स्टार्टअप की सपोर्ट जैसे मैंने बताया टेक्नोलॉजी क्रेडिट्स AWS गूगल के भी देने, उसने उसको नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी भेजना है, उसने उसे 6 महीने से साल की पूरी एक जर्नी करना है। ये उसका कॉन्सेप्ट है। तो सब अपने अपने एरिया में। एंड देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है, वो इवेंचुअली जो STCA एक हमारा इदारा है वो तो कह रहा है कि टैक्स में भी ब्रेक होना चाहिए, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बननी चाहिए जहाँ मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग तक का काम हो और मुल्क में एक्सपोर्ट का काम बढ़े, मुल्क में इंटरनेशनल लोग आके अपनी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ लगाएं। तो वो सबके गोल, इवेंचुअल गोल एक ही है, ऐसी एंटरप्रेन्योरियल और स्टार्टअप्स और फाउंडर फ्रेंडली प्लेसेस बनानी जहाँ कारोबार का फ़रोग ज़्यादा हो। ये सबका कॉमन, अगर आप देखें ना, कॉमन डिनोमिनेटर यही है सब। और ये सब कोविड के बाद ज़्यादा बड़ा ये है। NICs तो पहले इस्टेब्लिश हो गए थे, NIC से पहले भी इंक्यूबेटर्स थे, लेकिन हाँ कोविड के बाद ये तेज़ हुआ। कोविड के बाद इसलिए भी तेज़ हुआ कि लोगों को अंदाज़ा हुआ कि किस तरह इफ़ेक्टिवली जगह को भी मैनेज किया जा सकता है, रिमोट वर्क के साथ मिलते हुए भी, रिमोट वर्किंग ऑप्शंस भी ना, घर बैठ के हुए काम कर रहे हैं, घर से बाहर भी अगर है तो जगह को कैसे यूज़ करें। असर भाई, एक बात ये थी कि ठीक है, अभी एंटरप्रेन्योर भी आ रहे हैं और कुछ लोग अभी सोच भी रहे हैं, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं। अभी आपने देखा होगा ब्लॉकचेन आ गया, ठीक है, गेमिंग आपने थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो इस तरह के इंक्यूबेशंस आपको लगता है कि हमारे पास होने चाहिए? आप कह रहे बन तो रहे, होने भी चाहिए, बट आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि वो एक बहुत ही वास्ट, एक डिफरेंट फील्ड है और अभी हम यहाँ ही फंसे हुए हैं छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर, तो क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू में लेना चाहता हूँ बस। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हम तो बहुत ही प्रिमिटिव हैं अनफॉर्चुनेटली। आप देखें ना, दुनिया में तो ई-कॉमर्स को भी लोग स्टार्टअप नहीं कह रहे यार। ई-कॉमर्स इज अ डिजिटल बिजनेस, इट्स नॉट अ स्टार्टअप। पाकिस्तान में तो फंडिंग मेजरली जो हुई थी, जो अब और भी स्लो डाउन हो गई, वो अगर आप देखें तो उसमें मेजर एरिया फिनटेक, ई-कॉमर्स, मोबिलिटी, ये 3-4 सेक्टर्स ही थे, उसके अलावा नहीं थे। गोइंग फॉरवर्ड अगर ऐसा स्पेशलाइज्ड इंक्यूबेटर्स या स्पेस कहते हैं, इंक्यूबेटर्स ना भी कहें, स्पेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ, AI, जनरेटिव AI, ब्लॉकचेन अपनी जगह यस, बट AI, जनरेटिव AI, ब्लॉकचेन, गेमिंग इज अ बिग मार्केट, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है। बहुत सारा काम यहाँ से हो भी रहा है। उसके लिए भी एक अलग स्किल सेट भी चाहिए, सिस्टम्स भी चाहिए। हमने देखा है इतनी बड़ी खबर जो बनी है डीप सीक की वर्सेस चैट GPT एंड हाउ कितना उसने चेंज कर दिया, इवन कॉस्ट वाइज भी। सिर्फ ये नहीं कि उसने इम्पैक्ट लाया कम कॉस्ट में। तो पाकिस्तान को इस तरह भी सोचना चाहिए, पॉलिसी लेवल पे हमें ये भी सोचना चाहिए कि जहां हम रूटीन इंक्यूबेशन, डिजिटल बिजनेसेस की तरफ लोगों की आगाही कर रहे हैं, वहाँ हमें और अभी हमारा शुरू में जैसे बात हुई थी तालीम की, वहाँ हमें हर स्टेज पे लोगों को करना है। हम ये हार नहीं मान सकते कि हम लोग जो हैं वो, क्योंकि तालीम वैसी जनरली कम है, तो
हम बस उस पर हार मान के ख़त्म कर दें, हम कह दें कि हाँ यार ठीक है हम बहुत पीछे, 100 के 100 लोगों को पढ़ना चाहिए, बट वही वाली बात है जो 5 हमारे बहुत ब्राइट लोग हैं हम उनको जनरेटिव एआई की तरफ ले जाएं। हमें क्या ज़रूरत है कि हम 100 के 100 लोग जो है वो एआई पे ही जाएं। 100 लोग जो हैं वो उसमें से 95 कुछ मुख्तलिफ काम करके अच्छा एंटरप्रेन्योरियल कल्चर बना सकते हैं, बट वो जो 5 टॉप के हैं उनको कहें कि भाई ये फोकस वर्टिकल्स बन रहे हैं जेन एआई पे, गेमिंग पे, ब्लॉकचेन पे, एंड देन जो आईओटी कहा जाता था या जो ऑटोमेशन है उसका नेक्स्ट स्टेज देखें ना। क्या हम ये सोच सकते हैं कि ड्राइवरलेस कार्स के लिए फ्रेमवर्क क्या चाहिए? कराची में बैठे हुए हैं हम लोग, क्या हम सोच सकते हैं दुनिया में जो बात हो रही है या एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं ड्राइवरलेस कार्स के, क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है? मैं तो एक ऐसी हवाई बात कर दूं कि जी पाकिस्तान में ड्राइवरलेस कार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। हम वही वाली पुरानी बातों पे लगे हुए हैं, 4G लाइसेंसिंग, 5G 6G की बात तो दुनिया में हो गई है। तो हम वो ये देखें कि हम रियलिस्टिकली, और उसका बेस्ट एग्जांपल है पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स के लिए भी कि डीप सीक अगर हो सकता है जिसमें सिर्फ 2 से 3 बड़े इनकलाब हैं, सिर्फ ये इनकलाब नहीं कि टेक्नोलॉजी क्या प्रोड्यूस कर रही है, दूसरा बड़ा जो इनकलाब है मेरे हिसाब से कि कितनी चीप आपने 100 गुना कम या 1000 गुना कम में वो चीज़ कैसे बना पूरी कंपनी का आई थिंक एनवीडिया का 1 ट्रिलियन का शेयर उस एक रात में 1 ट्रिलियन उड़ गया ना पूरा, सिर्फ इस वजह से कि एक ऐसी चीज़ जो अब आप कहते हैं हाँ यार ये तो कॉपी करके बन जाती हैं चीज़ें, इतना आसान नहीं है। किस तरह उन्होंने इफेक्टिवली यूज ऑफ रिसोर्सेज किया, मेरे ख्याल से ये हमें भी सिखाया, ये हमारे लिए भी लर्निंग है NIC जैसे इदारों के लिए भी, कि हम अपने जो एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं हम बताएं कि यार हाउ वंडरफुली दे हैव यूज्ड रिसोर्सेज जो उनके पास थी और क्या चीज़ बनाई। तो हमारा ये बहुत ये फोकस होना चाहिए कि हम फोकस वर्टिकल्स में भी काम करें। एक तरफ लोगों की तालीम हो रही है, लोग अपनी ई-कॉमर्स में डिफरेंट स्टार्टअप्स जो लोकल छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो चीज़ चलती रहे, और स्पेशलाइज वर्टिकल्स हों कि भाई टॉप ब्रेन आपका या फोकस वाला ब्रेन वो ऐसे मुश्किल सॉल्यूशंस जो ग्लोबल लेवल पे काम हो रहा है वो करें, क्योंकि अगर हमने वो वाला मिस कर दिया टॉप चंक तो फिर हमारा जो हमने अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा लेवल पे ग्रोथ देखनी है ना वो सिर्फ टॉप चंक से ही होगी। वो नहीं हो सकती कि वो रूटीन के काम जो शायद 20 साल या 25 साल पुरानी टेक्नोलॉजीज थी उस पर चलता है। तो अभी मैंने तो देखा है कि पहले इनोवेशंस थोड़ा सा, मैं आपको बताऊँ कि पहले 100 साल में कोई इनोवेशन आ रही थी, फिर 50 ईयर्स में 1800 के अंदर कोई हमारे पास स्टीम इंजन आया था, फिर 90s के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ गई, फिर 1950 के अंदर हमारे पास कंप्यूटर आ गया, फिर इंटरनेट आ गया था 2000 में। इसको फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फिफ्थ पे आ गया। और फिर तब मुझे लगता है ये ना पहले जो 100 साल में आया था, फिर 50 साल, फिर मैंने देखा था कि 25 साल, यानी कि 2000 में आया था। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अब 3-5 साल में आएगी इनोवेशन। अब आपको इतना अब क्योंकि ChatGPT खुद बहुत सारे काम कर रही है, तो मैं कहता हूँ कि पहले दौर था कि हम स्कूल जा रहे हैं, फिर आके थोड़ा आराम कर लिया, फिर हम ट्यूशन चले गए, वो दौर चला गया। आपको बहुत फास्ट काम करना है, बहुत फास्ट काम। इससे भी ना आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया, इससे भी हमें फिर एक दफ़ा चाइना की एक ज़बरदस्त पैटर्न को देखना चाहिए। उसमें कोरिया भी है, चाइना भी है। वो ये है कि उनको हमेशा कहते थे ये कॉपी कैट्स हैं, जो कि कुछ हद तक बात सही भी है, लेकिन आप ये देखें कि फ्रॉम, और इसमें बहुत सारे पेपर्स हैं, मैंने कोई अपनी, ये मेरा कोई लफ्ज़ नहीं है, लेकिन मैंने बाहर के बहुत सारी उस पर रिसर्च भी हुई है। फ्रॉम इमिटेशन टू इनोवेशन, बेस्ट एग्जांपल्स हैं ये, कि कैसे वो पहले तो कॉपी करते रहे कि यार ये 100 रुपये की चीज़ बनाते हैं हम 2 रुपये में बना देंगे, लेकिन इनोवेशन इस तरह हुई कि अगर आप देखें हम सब ने व्हाट्सएप के अभी फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो बहुत लोगों को पता भी है लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता, आपके ऑडियंस के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए, वीचैट एक बेहतरीन एग्जांपल है। वीचैट सिमिलर टू व्हाट्सएप, लेकिन वीचैट के फीचर्स डाल दिया उसने, अनबिलीवेबल। पेमेंट्स कब से है, पेमेंट तो, डाल दिया उन्होंने, पूरे प्रोफाइल्स हैं, वो तो अमेज था यार। आप सोचे ना कि एक वही वाली बात है कि आप ये एक बेहतरीन एग्जांपल है ऑफ समथिंग
दैट माइट बी इमिटेटेड या कॉपी हुई हुई है, लेकिन कितनी बेहतर इनोवेटिव फीचर्स आ रहे हैं उसमें, ये सीखना है हमें। इस तरह का जहन बनाना है लोगों का। लोगों को ये रखना है, आप उसको पाकिस्तान में अफ्रोजल इनोवेशन या जुगाड़ ही कहते हैं, लेकिन आप वो जुगाड़ ऐसे बनाएं जो ग्लोबल लेवल पे अप्रिशिएट किए जाएं कि भाई ये लोग इसे स्पुतनिक मूवमेंट कह रहे हैं कि भाई ये मूवमेंट तब हुआ जब रशिया और उनकी स्पेस वॉर थी यूएस की, ये इतनी बड़ी चीज़, इनकलाब हो गया है, डीप सी के बारे में इतनी बात हो रही। वाई? बिकॉज बनाया, खामोशी से लॉन्च किया। और मजे की बात है कि वहाँ पर आपकी इनकी हॉलीडेज चल रहे थे उन दिनों पे, चाइना के अंदर अभी भी चल रहे हॉलीडे के टाइम पे उन्होंने, क्योंकि वो भी ट्रम्प बहुत ज़्यादा चेंजेस करा था, तो उन्होंने कहा चले हम लॉन्च कर देते हैं, इसका राइट टाइम यही है। तो वो ये बेसिकली मैं कहता हूँ कि पहले हम एक दूसरे को मारते थे, फिर हमने इनोवेशन की गन बना ली। और मैं कहता हूँ आज के दौर में इकोनॉमिकल जो है ना वॉर है, ये पैसे के लिए और सब अपनी अपनी इंडस्ट्री के लिए लड़ रहे हैं, तो ये भी एक तरह से वॉर ही समझेंगे। देखिए ना, ये देखे ना, उन्होंने वो खामोशी, उनके हॉलीडे चल रहे थे, ऑफ पे थे अभी, जब उनसे आप कारोबार डील नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने लॉन्च की। कहते हैं इकोनॉमिकल वॉर है, तो अभी हमें समझते हैं कि लड़ाई है ये, आपको टेक्नोलॉजी ऐसा लड़ाई जहाद करके सीखनी पड़ेगी। ये और ये लफ्ज़ इस्तेमाल अक्सर होता है, कौमों की बका इसी में है ना, तरक्की में ही है। मतलब आप पीछे रह गए, आप पीछे, आप ये वही वाली बात है कि जैसे सोसाइटी में हम कहते हैं ना कि एक माशरे में वो ज़्यादा पहचाना जाता है जिसका पैसा हो, ताल्लुकात हो, उसको लोग जानते हो। ये इसी तरह है कि आपकी कौम क्या उस तरह है, क्या आपको उस कौम, तो ये पाकिस्तान में ये थिंकिंग की ज़रूरत है कि हम वैल्यू एडिशन किस तरह कर रहे हैं और हम तैयार कैसे कर रहे हैं। जो आपने पहले पूछा था इंक्यूबेशन, इसी तरह आप उसको आप कहते हैं टारगेटेड प्रोग्राम्स कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्टार्टअप ही बना रहा हो, वो ये भी हो सकता है कि वो प्रोग्राम्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ बन सकें, जहां लोग स्किल रखते हों, वो बिल्कुल कोई अर्ली स्टेज के यूनिवर्सिटी से आए हुए बच्चे सिर्फ ना हो, ऐसे लोग हों जिन्होंने काम किया हुआ हो, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बैठे हों, उनके साथ उनको भी इंसेंटिवाइज किया जा सकता है कि ऐसी चीज़ बनाई जाए जो कटिंग एज ज़बरदस्त चीज़ हो, जिस तरह एक हम मॉडल्स देखते आए। तो मतलब मुझे जो आपका लगा कि आप इनोवेशंस उठा सकते हैं जो बना हुआ, उसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर दिया। एग्जैक्टली उससे ना ज़्यादा आपको नहीं करने की जरूरत है, बहुत ही थॉट प्रोसेस चला रहे हैं। आप देखिए ना, वो ओपनली एक केस स्टडी आई हुई है कि भाई फेसबुक जो है उससे पहले ऑर्किड भी था, माई स्पेस भी था, वो दोनों क्यों पिट गए, फेसबुक चला गया। दुनिया जो है वो, तो जैसे अभी आप कह रहे थे, वही बात है कि शायद वो जनरेशनल गैप पहले जो उसमें होता था, बाप बेटे में होता था, अब शायद बहन भाइयों जिनमें 5 साल की उम्र का फ़र्क हो, वो अब एक दूसरे में जनरेशन का फ़र्क है। वही मुझे बता रहा ना, आपने जो बताई गेम, आप बताएं, हम भी तकरीबन सेम एज के हैं, तो बचपन में गेम खेलना कितनी बुरी बात होती थी। ऐसे ही हमें तो मारते थे, पिटते थे, हम तो गिल्ली डंडा खेल रहे। अब तो वो पैसे कमा रहे हैं, बोलने गेम खेलो भाई, इंडस्ट्री है, पूरा पैसे कमा रहे हैं, इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है, गेमिंग फिनटेक बन गई हैं। ये तो एक पेमेंट का एक पूरा जरिया है, इसके थ्रू एक पूरा टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। हर ई स्पोर्ट्स से लेके ऑनलाइन गेमिंग से लेके हर चीज़ एक ऐसी चीज़ है विच इज़ नॉर्म। और दूसरा ये कि ये हम लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और है भी, जो बच्चे अब इस उम्र में पैदा हो रहे हैं, ये जो जेन जीज और इसके बाद की अब जो अब तो कह रहे हैं अल्फा है और बीटा आ रहा है, ये 25 पे 2025 पे जेन जीज और अल्फाज और बीटा, ये ऑलमोस्ट डिजिटल नेटिव्स हैं, ये डिजिटल नेटिव्स हैं। इन्होंने टैबलेट से बड़े हुए हैं, तो हम इनको इन्हीं के हवाले से करें। इम्पॉर्टेंट ये कि हमें जो आपने फंडामेंटल पॉइंट उठाया था, एजुकेशन एट ऑल लेवल्स करनी है, और अवेयरनेस एजुकेशन कंपनीज को हमने अभी डिस्कस किया, सेठों को इन्वेस्ट भी तो करें ना लोग उसमें। लोग कहें कि भाई आपका फ़ायदा है। अब ये देखें आप, $6 मिलियन नंबर है शायद उसका, डीप सीक का बहुत कम नंबर था, शायद $6 मिलियन है। $6 मिलियन इतना कम पैसे हैं कि ये तो पाकिस्तान के भी बड़े ग्रुप कर सकते हैं फ्रैंकली। मतलब $6 मिलियन कितना है अगर आप उसको पाकिस्तानी में भी कहें। क्या पाकिस्तानी एक बिजनेस ग्रुप
इतना कहीं किसी प्रोजेक्ट में लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है, इतना है। तो हम फिर सोचें इसी डायरेक्शन। इसमें एक पॉइंट ना डिबेट निकलेगी, मैं चाह रहा था क्लोजिंग के ऊपर, लेकिन एक पॉइंट निकलता। अब जो दूसरा है ना जेनजी की, जो आपने बात की और इन्वेस्टर की बात की, यहाँ एक सिनेरियो बनता है कि जेनजी जो है ना वो 1 साल के ज़्यादा टिकता नहीं है। तो एक ये भी बहुत ज़्यादा है कि उसकी स्विचिंग बहुत ज़्यादा है, तो वो इनोवेशन पे शायद जब इन्वेस्टर खुद नहीं आ सकता, तो वो उसके ऊपर क्या आपके कमेंट्स हैं? देखिए, उसमें ये भी है ना कि लोग कहते हैं भाई अब एक ओपन इनोवेशन का दौर है, होती रहेगी, लोग आते रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन तो वही है ना, उसका इदारे का बंदा अगर जा भी रहा है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे पॉलिसी ये बनी हुई हो कि भाई हमने इनोवेट करना है, देखिए जेनजी तो जाएगा। अब वो ज़माना गया हमारे, और ये तो हमारी भी नहीं, हमसे भी पुरानी जनरेशन में हमारे पेरेंट्स में होता था कि मैंने 22 साल में एक नौकरी ज्वाइन की, और अक्सर वो सरकारी नौकरी प्राउड फील करते थे। हाँ कि जी अब तो हम रिटायर हुए, मैंने 38 साल एक जगह काम किया और मैं रिटायर हो गया। अब कोई भी ये नहीं पूछता, लोग जाएंगे छोड़ के आपको, और वो आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, वो बहुत ही मामूली से रेज में भी चले जाएंगे। मे बी वो बाद में बता दें कि जी हम आपको पसंद ही नहीं करते थे, आपकी कंपनी में सिर्फ टाइम गुजार रहे थे। हमें ये एटीट्यूड्स को थोड़ा सा इसलिए नॉर्मलाइज करना है क्योंकि दैट इज़ हाउ दे आर, ये बड़े हो रहे हैं लोग। अब हम ये नहीं कह सकते कि जी ये बदतमीज़ हो गए, फलाना हो गए, क्योंकि हम इसी में फंस जाते हैं। दिस इज कल्चर इवॉल्व हो रहा है ना। अब वो कल्चर ये कह रहा है कि मैं गिग इकोनॉमी है, हम कहते हैं कि भाई हमें डिसिप्लिन लाना है, तो मैं 9 बजे आना है। अच्छी बात है, डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, और 6 बजे जाना है या 5 बजे जाना है। वो अगर आपसे ये आगे से पलट के ये सवाल ज़रूर करेगा कि मैं जो 9 घंटे आप मुझे बिठा रहे हैं, ये प्रोडक्टिविटी मैं 3 घंटे में दे दूंगा, वही, लेकिन मैं तो 3 जगह देना चाह रहा हूँ ये प्रोडक्टिविटी। ऐसे लोग सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा, ये एक नेचुरल सवाल हो गया। लोग कहते हैं भाई मेरा तो ना तो गुजारा है ना मेरा शौक है। मैं आप दफ्तर में बैठ के चाय पीना चाहते हैं, मैं नहीं चाहता। आप दफ्तर में बैठ के थोड़ा आराम भी करना चाहते हैं और दूसरी गपशप भी कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ भाई आप मुझसे 3 घंटे, आपको टास्क क्या चाहिए, मैं वो टास्क आपको 3 घंटे में दे दूंगा। दैट्स हाउ पीपल आर थिंकिंग, और ये एक तरह से अच्छा भी है। याद रखिए कि इससे हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। हम सबके लिए ये एक और दुनिया कर रही है। देखिए नॉर्वे में बहुत कॉमन हो रहा है 20 आवर वर्क वीक। लोग कह रहे हैं हम 20 घंटे काम करेंगे, वो 20 घंटे प्रोडक्टिव काम होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप 60 घंटे बैठे हैं वीक में और लगे हुए हैं कि भाई 60 घंटे मुझे पूरे टाइम आर करने। अगर आप देखें वर्कशीट्स बनाना सबसे मुश्किल काम हो गया है। लोग कहते हैं भाई हम और ये मेजर सॉफ्टवेयर हाउसेस को भी चैलेंज है कि वो नहीं रोक सकते अपनी टीम को कि जो दूसरे काम कर रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि छुप छुपा के करें, लोग ओपनली काम करें। अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उनके साथ कम्युनिकेट करें और आगे बढ़ें। अच्छा, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं और कोई इंक्यूबेशंस में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बिफोर दैट के अभी उनको सीट में जगह नहीं मिली, लेकिन वो चाहते हैं कि अपने आप को अपडेट करते रहें, तो व्हाट एग्जैक्टली आप कोई पॉडकास्ट रिकमेंड करेंगे या फिर कोई बुक्स रिकमेंड कर रहे हैं, या किसी को फॉलो अप करना है या किसी को मेंटरशिप में उसको देखते रहें, तो कुछ सजेशन? तो देखिए, एक तो बहुत सारी आसानी हो गई है कि बुक्स भी पढ़ें, लेकिन लीडर्स को देखें। पॉल ग्राहम क्या कह रहा है वाई कॉम्बिनेटर का, एडियोरेसी क्या कह रहा है फाउंडर इंस्टीट्यूट का। लोकली हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री शेप अप कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे लीडर आ रहे हैं। मैं देख रहा था कि कैसे महबूब शर अपनी एक स्टोरी शेयर करता है कि मैं वही नवाबशाह से चला, या आपके पास बहुत सारे ऐसे हीरोज़ आए हुए हैं जो फ्रीलांसिंग के हीरोज़ हैं जो अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं। ई कॉमर्स के बहुत सारे लीडर्स हैं, लीडर्स को फॉलो भी करें। दूसरा, ट्रेंड्स को ज़रूर देखें। अब इस वक्त जो आप कह रहे हैं ना कि क्या करना चाहिए, मुझे भी उस बैंड वैगन में इसलिए घुस जाना चाहिए, सवार हो जाना चाहिए कि अगर ये बज़वर्ड बन गया ना चैट जीपीटी, जेन एआई, तो मैं देखूं, मैं तो रोज़ाना यही मैं कह दूं यार मैंने 30 मिनट ये देखना है, खबरें पढ़नी है, डिफरेंट यूट्यूब पे और चैनल्स फॉलो करने जो जेन जी के लिए नहीं सिर्फ सबके लिए ज़रूरी है कि भाई मैंने जनरेटिव एआई पे क्या हो रहा है, बस मैं ये देखता रहूँ, आधा घंटे रोज़ाना देखता रहूँ, मेरा दिमाग बहुत खुलेगा। अगर मैं सिर्फ ये देख रहा था कि मैं लिंक्डइन पे जैसी ख़ास ट्रेंड्स फॉलो करता हूँ, तो मेरे पास लिंक्डइन पे अब इतना मवाद आने लगा है। यूट्यूब तो एक तरफ,
लिंक्डइन पे इतना मवाद है मेरे पास कि मुझे इतनी सारे आइडियाज़ आ जाते, तो मेरे लिए मुश्किल ही नहीं है कोई। तो आप अपना लिंक्डइन नेटवर्क अच्छा करें, आप अपना उन सारे लीडर्स को फॉलो करें। मैंने जैसे पॉल ग्राहम, एडी ओरेसी, अच्छे नाम हैं, थॉट लीडर्स को फॉलो करें। और दूसरा, आप थोड़ा बहुत कंटेंट देखते रहें। कंटेंट आप इन्हीं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ जाएगा। इवन मैं तो ये कहता हूँ, ये लोगों ने एजुकेशनल टिकटॉक्स बनाना और रील्स शुरू कर दी हैं। ये भी एक दुनिया है। ये सिर्फ एक हम तो सिर्फ एक उसको एंटरटेनमेंट या एक अजीब ऑब्सक्योर किस्म का कंटेंट होता है, उनको फॉलो कर। सो फॉलो द लीडर्स एंड ऑल्सो ट्रेंड्स। और मैं उन लोगों में से हूँ जो मैं कहूँगा कि आप ट्रेंड में जल्दी लोग सवार हो जाएं, एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें। आप देखें कि एक क्रिप्टो करेंसी का जो है वो अगर इंडोर्स प्रेसिडेंट ट्रम्प कर देते हैं, तो क्या वो उन्होंने अपनी लिया है करेंसी, वो करेंसी कैसे उठ जाती है जस्ट बिकॉज इट्स अ ट्रेंड एंड इट्स पॉपुलर। पाकिस्तान में इस पे भी बहुत ज़रूरत है। ये कभी इस पे भी एक बात होनी चाहिए जिस पे हम मेड इन पाकिस्तान की चीज़ों को भी ट्रेंड बनाएं। ये भी एक देखें, कंट्री ब्रांडिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जब कोई आपका तो माशाल्लाह एक वास्ट एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करना। हम सब जिनका कहीं ना कहीं लिंकेज है बाहर की लोगों के साथ, हमें अपना ब्रांड भी अच्छा करना है। ब्रांड पाकिस्तान, मतलब लोगों को यकीन हो कि यार ये टास्क भी डिलीवर हो जाते हैं। हमारी भले वो फाइवर अपवर्क की प्रोफाइल्स हों या हमारी डीलिंग्स हों विद क्लाइंट्स आउटसाइड, सो उस पर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत दिल कर रहा है बातें करने का और बहुत सारे सवाल हैं, पर अभी एक जो इम्पोर्टेंट है कि वो टाइम, क्योंकि लोग जो है ना टाइम देख के भी भाग जाते हैं, मतलब बहुत बड़ी पॉडकास्ट है, टाइम नहीं सुनेंगे। आखिरी में जाते जाते तक कोई ऐसा मैसेज देना चाहें, या कोई आपको ज़िंदगी में ऐसा मैसेज मिला हो जो आपको बड़ा इंस्पायरिंग लगता हो और आप चाहते हो यार मैं चाहता हूँ इन लोगों तक आए, या फिर आपकी जो अपना कोई मैसेज जो व्यूवर्स को देना चाहें, स्पेशली फॉर दोस्त जो कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, इंक्यूबेशंस में आना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि हम यार ये आइडिया है, हम चाहते हैं दुनिया तक आ जाए, तो वो सोचते रहते कभी कभार घर पे बैठे हुए कि भाई ये हमारा आइडिया है, लेकिन वो आप तक रीच ही नहीं कर पाते, तो उनको कोई सजेशन देना चाहें? देखिए, एक तो बड़ा अच्छा वक्त है। हम तो एक तो ओपन एप्लीकेशंस रखते हैं, nicKarachi.com/apply पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं हमारे इंक्यूबेशन प्रोग्राम में। लेकिन जो अहम चीज़ है ना, जो मैं कहता हूँ कि हमें यूज़ करनी चाहिए सबके लिए, वो ये है कि आप एक अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म ज़रूर बनाएं। जो भी इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, पैसा खुद ब खुद आ जाता है जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्योंकि जैसे ही आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसकी डिमांड बन रही है, वो डिमांड बन रही है, लोग उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार हैं। सोच में प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़रूर डालें, क्योंकि मैं अगर सिर्फ पैसे को भाग रहा हूँ ना, मैं ये देख रहा हूँ कि यार बहुत पैसा किसी ने कमा लिया, यार वो रियल स्टेट में बहुत पैसा है, हमें भी ये करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लोग फेल होते हैं क्योंकि आप सिर्फ एक ऐसी दौड़ में लग गए जिसमें आपका मकसद सिर्फ आपने सक्सेस मैट्रिक्स सिर्फ एक पैसा देखा। पैसा बहुत अहम है, मैं ये बात नहीं करूँगा कि पैसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। पैसा बहुत अहम है, आपकी वेल बीइंग, आपकी फैमिली की वेल बीइंग, मुल्क की इकॉनमी में तेज़ी के लिए एक वेल्थ क्रिएट होनी चाहिए। लेकिन आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म, जो इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो सोचें कि किससे आपकी सॉल्यूशन से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सकता है। जैसी आप उनकी नीड को कर देंगे, वो भले एक बेसिक किसी ने फूड पांडा की सूरत में किया, बाइकिया की सूरत में किया। हमारा कोड 1 का स्टार्टअप था NIC कराची का, आज माशाल्लाह मेरा ये सवाल भी रह गया था कि कोई आपका ये सवाल रह भी गया कि आपका कोई सक्सेस स्टोरी, आई थिंक बाइकिया एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है, पे फास्ट एक बहुत अच्छी पेमेंट्स की सक्सेस स्टोरी है, सबक एक गेमिंग का, ये सब ये NIC के है। अभी जो हमारा नया कोहोर्ट आया उसमें अपकमिंग मैं कह सकता हूँ ई-कॉमर्स के 3-4 बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हाई-फाई के नाम से है, बहुत अच्छे सेल्स कर रहे हैं। मित्रा एक खातून मदिया ने अपना एक स्टार्टअप बनाया है ई-कॉमर्स का, वो NIC के अभी रिसेंट कोहोर्ट का है, बेहतरीन सेल्स कर रहे हैं दोनों। इसी तरह डिस्काउंट वर्ल्ड एक वाइट लेबलिंग सोल्यूशन है जो डिफरेंट कंपनीज डिस्काउंट ऑफर करती हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं।
इसी तरह AI रिलेटेड टेंसर माइंड्स एक बहुत ही अच्छा रिसर्च बेस्ड AI स्टार्टअप है जो जनरेटिव AI पे बेहतरीन काम कर रहा है। तो इस तरह अच्छे स्टार्टअप हैं, सक्सेस भी है और बहुत सारे नॉन अनसक्सेसफुल भी हैं, लेकिन वो सब अच्छे भाग दौड़ करने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने देखा है अभी, मतलब बहुत अच्छा, मैं उनके साथ मिला भी हूँ, उनके साथ मैंने देखा है बहुत आइडियल है और बहुत ही स्पीड से काम करें, बहुत अच्छा काम करा है। और यही वजह है कि इंक्यूबेशन सिस्टम बने भी इसी वजह से ही NIC है। तो मैं तो सबको कहता हूँ कि भाई कम से कम एक दफ़ा जाके तो देख। बिल्कुल आए, ओपन स्पेस है, NAD में आए, बिल्कुल वेलकम भी करेंगे, हमसे रब्ता करें, वहाँ जाके भी देखें, वहाँ एंटरप्रेन्योर से भी जरूर ऑलमोस्ट सैटरडे को इवेंट्स होते हैं, उसमें भी आ जाए। और दूसरा ये अहम चीज़ ये है कि हमें फीडबैक भी दें जहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये बड़ी ओपन स्पेस है, यहाँ आप देखेंगे कल्चर ऐसा है कि सब एक ही फ्लोर पे बैठे हैं, बातचीत हो रही है। और जो एक चीज़ जो बड़ी मैं सबको अहम बताता हूँ कि आप अपने दफ्तरों में बैठ के भी बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। इंक्यूबेशन एक चीज़ बहुत अच्छी लाती है कि ये सारे एंटरप्रेन्योर्स का एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बहुत ज़्यादा होता है। ये सबसे प्राइम चीज़ है इंक्यूबेशन सेंटर्स की, कि ये 20 बिजनेस, 50 बिजनेस, 100 बिजनेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली। और क्या इनोवेटिव आइडिया निकलेंगे आपस में, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह और भी मज़ीद बेहतर होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।